हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। क्या बोलते हो कि लॉन्ग टाइम नो सी हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग वापस से आ चुके हैं भाई साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस शानदार एडिटोरियल डिस्कशन में, जहां पर हम लोग पूरे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को एक साथ वाइंड अप करने के लिए तैयार हैं। टोटल हमारे पास 20 के आसपास आर्टिकल्स हैं, जिनको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको कि आपको देखना चाहिए इस पूरे सेशन में, जिससे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो पाए। जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज उसके अंदर में लग रही हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सबको एक बात का तो पता है ही है कि अगर आपको कोई भी समस्या दिक्कत आती है तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आना है और आपको हर एक डाउट का सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। आपको इस पूरे लेक्चर का जो अलग से मैं आपको पीडीएफ दूंगा वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, तो आराम से इसको ज्वाइन करके आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इस लेक्चर का दिसंबर मंथ का करंट अफेयर आपके सामने अब आगे बस स्टार्ट हो रहा है। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला टॉपिक आज जो हमारे लिए है वो यहां पर आप ध्यान से देखना जरा, ये है आपका रिसर्च सिक्योरिटी। सबसे पहले ना इस शब्द को समझते हैं, आखिरकार ये रिसर्च सिक्योरिटी क्या होता है। वैसे तो देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है ना, रिसर्च और सिक्योरिटी। मतलब कि जितने भी हमारे यहां पर साइंटिफिक रिसर्चेस होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च जितने भी होते हैं, पता नहीं ये सिक्योर है कि नहीं, डेटा लीक तो नहीं हो रहा है। आए दिन ये खबर आती रहती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप थे, है ना, अब तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। वो क्या करते थे भाई साहब, ये अपने सारे के सारे यहाँ के क्रूशियल डेटा को वो पाकिस्तान भेजा करते थे। तो हम सबको ये रियलाइज हुआ कि यार जो भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत ही कीमती चीज है यार। उसको अगर सिक्योर नहीं करेंगे तो काफी सारी चीजें हम मिस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, इन साइंटिफिक रिसर्च को अगर हम सिक्योर नहीं करते हैं आज के डेट में, तो इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर लो, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर लो, या फिर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात क्यों ना कर लें, ये सबके सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे लिए पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिरकार हम लोग सिंपली, आपको पता होगा कि हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम लोग का एक टारगेट है इंडिया 2047। ये जो इंडिया का पूरा 2047 तक का टारगेट है, ये बिना साइंटिफिक डेवलपमेंट के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, 5G हो, 6G हो, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो, इन सब जगहों पर आप देखोगे कि आपका साइंस जरूर से इन्वॉल्व है। हर एक क्षेत्र में जहां पर भी आपको अपलिफ्टमेंट की जरूरत पड़ रही है, वहां पर साइंस इन्वॉल्व है। और यही टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, ये आपके देश को डेफिनेटली बहुत तेजी से अपलिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन इन सभी चीजों के लिए रिसर्च होगा, और इन रिसर्च को अगर हम लीक होता हुआ देखते रहेंगे तो भाई हमारा क्या रिसर्च, फिर तो हमने जो भी रिसर्च किया वो दूसरों के पास भी पहुंच गया। द मोमेंट इट रीचेस टू अदर पीपल एज वेल, सो दे आर इक्वली कैपेबल। तो इसीलिए हमें ये सारा काम देखना पड़ेगा भाई साहब। तो इसीलिए जितने भी हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बनाते हैं ना, दे मस्ट बी वेरी वेरी क्रूशियल टू स्टे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। दूसरा, सोसाइटल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट टूल सामने आता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कई सारी डेवलप होकर आती हैं, तो इसीलिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप इस चीज को देख सकते हो कि हम लोगों ने ऐसे कई सारे रिसर्च सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कई सारे लॉज भी बनाए हैं इसके रिलेटेड। आप देख सकते हो यहां पर, जैसे कि आपका आईटी एक्ट 2000 है ही है, यहां पर साइबर स्वच्छ केंद्र है, साइबर सुरक्षित भारत है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है ना। ये राइट टू प्राइवेसी को हम लोग बोलते हैं। अगर राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे लिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो उस फंडामेंटल राइट को इनैक्ट कौन करता है, कौन सा एक्ट है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, अभी रिसेंट में बना है। सोचो, है ना, बात बहुत दिनों से हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज नहीं थे। तो फिलहाल आज से 2 साल पहले आप देखोगे कि ये 2023 में ये बन गया। ठीक है, इतनी बातें तो अपने को समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। यहां पर आप देखो कि ऐसे कई सारे ना जियोपॉलिटिकल लेवल पर आपको थ्रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे थ्रेट्स मिलेंगे इनफैक्ट आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे फॉरेन एंटिटीज होते हैं, जैसे कि मान लो आजकल के डेट में चाइनीज गवर्नमेंट है। तो चाइनीज गवर्नमेंट हर एक चीज पर, अभी भले ही बायलैटरल मीटिंग्स हो रही होगी उनकी, लेकिन इस केस में आप देखोगे कि उनका कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर चलता है। जैसे कि मैं आपको ना साइबर थ्रेट बताता हूं, ऑनलाइन साइबर थ्रेट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो आप जरा, ये पूरे कंट्रीज में आप देख सकते हो कि कैसे किस कंट्री से कहां पर ये साइबर थ्रेट्स भेजे जा रहे हैं, साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं,
और इनके नंबर्स को अगर आप देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि ये मिलियंस में ये साइबर अटैक्स हर समय लाइव हैं, है ना, हर समय लाइव हैं। तो ये ना, ये बहुत ही खतरनाक सा है। तो इसीलिए आप हमेशा देखना, ऐसे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लाइव साइबर अटैक्स का, जैसे कि ये भी देख लो आप, लाइव साइबर थ्रेट मैप है आपके लिए। तो ऐसा ना कई सारे थ्रेट मैप आपको दिख जाते हैं, जैसे कि इस टाइम पर आप देख सकते हो कि किसने किसके ऊपर साइबर अटैक किया है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो ब्राजील से, ब्राजील के अंदर ही हो रहा है, बोलीविया से यहां पर हो रहा था अभी, रशिया से रशिया के अंदर ही हो रहा था। ये सारी चीजें ना बहुत ही लाइव बेसिस पर अटैक, मतलब ये सब हो सकता है। और अगर अभी देखा जाए, आज के दिन का देखा जाए, तो आप देख सकते हो 88,93,999 बढ़ता जा रहा है भाई, गिन नहीं सकते आप इसको। तो ये लाइव साइबर थ्रेट है ना। तो आप देख रहे हो कि अभी बीच बीच में इंडिया इंडिया का भी बहुत सारा आता है, इस टाइम पर पता नहीं क्यों ये कम है ना। अदरवाइज मतलब कि आप हमेशा देखना कि ये कहीं ना कहीं से बहुत तेजी से होता ही रहता है। नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जब हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं, तो हम अगेन आते हैं कि भाई साहब ये तो बड़ा ही क्रूशियल सा है। सिमिलरली आप जैसे दूसरे पॉइंट्स भी देखो इसमें कि ये इतना इंपॉर्टेंट आखिरकार क्यों है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भैया क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी चाइनीज अटैकर्स ने एक स्टोन पांडा नाम से किसी ने जिम्मेदारी ली थी इस चीज की, हमने भी पकड़ा उसको। तो कोई डार्क नेट के थ्रू कोई इनका नाम था स्टोन पांडा। उन्होंने क्या किया था, हमारे भारत बायोटेक और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनके जो कोविड-19 के हमारे जो वैक्सीन्स बने थे ना, उनको हथियाने की बात की गई थी। इनके खिलाफ काफी सारा अभी केस वेस भी चल रहा था। लेकिन ठीक है, मतलब ये सारे अटैक्स होते रहते हैं। दूसरा देखो आप, इनसाइडर थ्रेट भी मिलते हैं। इनसाइडर थ्रेट जैसे अभी मैंने आपको इनका बताया ही था। इनसाइडर थ्रेट में जैसे कि कई बार ना हम लोग को फॉल्सिफाइड डेटास भी मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा 1994 का, बहुत ही शानदार सा ये केस है। मतलब शानदार इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि ये पूरे हिस्ट्री में ना ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने सीरियस पर्सन पर, इतने जेन्युइन पर्सन पर किसी ने इतना गलत तरीके से कभी उंगली उठाई हो। तो आपने शायद इसरो के एक साइंटिस्ट थे नाम्बी नारायण, नाम सुना होगा शायद इनका। तो जो नाम्बी नारायण थे, इनको 1994 में अरेस्ट कर लिया गया था इन अ वे कि ये इसरो का इंजन टेक्नोलॉजी, जो अपना रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है, उसके इंजन का टेक्नोलॉजी है, ये किसी को भेज रहे हैं। और इनफैक्ट बाद में ये देखा गया कि भाई साहब नाम्बी नारायण जिस इंजन टेक्नोलॉजी के लिए दोषी पाए जा रहे थे उस टाइम पर, वो अभी तक इंडिया ने या इसरो के अंदर में वो मॉडल बना ही नहीं था ना। तो कितने गलत तरीके से थ्रेट्स लगे, फिर बाद में मतलब इनकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, सच बता रहा हूं। इनको बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा, बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा। इनकी पूरा करियर इनका बर्बाद हो गया सिर्फ एक फॉल्स केस के जरिए। तो ये हर बार फॉल्स केस तो नहीं निकल सकता है, कई बार सच भी हो सकते हैं। तो इनसाइडर थ्रेट्स हमें मिलते हैं। सिमिलरली साइबर अटैक्स की बात अभी हुई थी, आपने 2022 वाले एम्स का साइबर अटैक देखा होगा, जिसको हम लोग रैंसमवेयर का नाम बोलते हैं। तो कई बार ये रैंसमवेयर मतलब कि फिरौती के पैसे मांगते हैं, पूरा का पूरा डेटा चोरी करके वो आपका सिस्टम ही लॉक कर देते हैं, मतलब कि डिकोड कर देते हैं। तो अगर आपका सिस्टम पूरा का पूरा डिकोड हो गया तो उसको, सॉरी मतलब कोडेड हो जाता है, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो इनक्रिप्ट अगर कर दिया उन्होंने, तो इनक्रिप्शन के बाद आप कुछ उसमें से देख ही नहीं पाओगे, आपका सारा डेटा समझ लो एक तरीके से गायब भी हो गया। उस डेटा को अगर आपको फिर से रिट्रीव करना है तो आपको डिक्रिप्शन की चाहिए होती है, और वो जिसने रैंसमवेयर अटैक किया है ना, वही दे पाएगा आपको। तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे अटैक्स हमारे यहाँ पर होते रहते हैं। सिमिलरली आप देखो और भी केसेस हैं इसके। और कौन से केसेस हैं यहाँ पर देखना आप, जैसे कि एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा है। अभी मैंने आपको प्रदीप कुरुलकर का नाम दिया ही था, डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो थे। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस कई सारी चीजों का ये पहुंचाते रहते थे। तो ना इंडिया का स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, इसका बेसिक, जिसको हम लोग बोलते नहीं, देखो एक तो हम लोग के लिए क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में एक तो हमारे लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर दूसरा जो है ना वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा आपके फिजिकल और आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों होते हैं। जब भी हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका इसके अलोंग विथ अदर चीजों के रिसर्च के पर्पज से आप स्पेस की बात कर सकते हो। आप स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग के एरियाज में हो रहे हैं, कंट्री में हो रहे हैं, उन सब जगहों पर आप ये सारे थ्रेट्स देख सकते हो। सिमिलरली ऐसा ना कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिले हैं, जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अभी रिसर्च सिक्योरिटी में फिर मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं।
मेजर चैलेंजेस क्या है इसमें और एडवांसमेंट लाने के लिए? सबसे पहला जो दिक्कत है वो ये है कि कई बार ना हम लोग को साइंस का जो नेचर है ना वो ऐसा होता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा कर देता है, जिसमें कि आपको ना चाहते हुए भी आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पूरा स्टडी चल रहा था, तो अब इंडिया के जितने भी लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया होगा उनका डेटा आप मतलब देश दुनिया में घूमेगा, लेकिन इससे हम लोग मना नहीं कर सकते क्योंकि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए या फिर हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कंट्री पर्सपेक्टिव से ना काफी सारे डेटा हम लोग को देने पड़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि ओपन साइंस और सिक्योरिटी के बीच में हम थोड़ा सा मतलब डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आ गया। अब इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा यार बाकी लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, तो वहां पर भी एक हम लोग को ऐसा डिफिकल्टी देखने को मिलता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एक हो सकता है कि ये क्या करते हैं ना कि कई बार आपने एक नाम सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। नाम सुना है? अगर नहीं सुना है भाई तो यहां पर आप समझ लो कि ये ना इकोनॉमिक सर्वे का एक टर्म है भाई, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि हम लोग कई बार इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर देते हैं जो कि किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए इतने सारे स्टेजेस उसको क्लियर करने पड़ते हैं कि ही विल जस्ट गिव अप, कि भाई इतने रेगुलेशंस मैं तो नहीं झेल सकता, मेरे को क्या मिल रहा है, कुछ छोटी मोटी चीजें मिल रही हैं, आई विल एंड अप माय रिसर्च, मैं रिसर्च नहीं करने वाला हूं या कहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो इसीलिए ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो होता है वो भी अपने आप में काफी सारे दिक्कतें पैदा करता है। सिमिलरली यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरीके से कई बार मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके कई सारे ना जो एकेडमिक फ्रीडम ऐसे यूं तो मिलने चाहिए लेकिन उनको कर्टेल कर लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है कि यार ये रिसर्च अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, अभी कुछ और करो, अपीज हो जिससे लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, अभी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं चाहिए अपने को, है ना। तो वो कई बार दिक्कत पैदा करता है। फिर है आपका डायनेमिक एंड इवॉल्विंग थ्रेट्स। तो कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता भाई कि इतना सारा जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहा है। मान लो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अगर यहां पर मान लो डीप फेक्स नहीं आए होते, है ना, या फिर डीप फेक का ऐसा कोई केस नहीं आया होता, तो क्या हम इस बात को समझ पाते कि इसका एक थ्रेट ये भी है। मतलब अभी तो देखो उतने बड़े लेवल पर किसी ने ऐसा चीट किया नहीं, है ना, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट किया, जो कि काफी बड़ी बात है। लेकिन अगेन ऐसा नहीं हुआ कि हम नेशनल इंटरेस्ट में देखें कि किसी का बहुत बुरा हो गया, लाखों लोगों की जान को खतरा था, ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ कोई भी, लेकिन हम लोग संभल गए। तो पता नहीं ना ऐसे कितने सारे थ्रेट्स हैं जो कि अभी हमें पता ही नहीं है। वो थ्रेट का नेचर एकदम से हर एक क्षण चेंज हो जाता है, तो इसीलिए उनको प्रेडिक्ट करना, उनके हिसाब से तुरंत पर रिसर्च फोकस करके अपने आप को सिक्योर करना, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके पूरे इंडियन सोसाइटी को सिक्योर करना, वो अपने आप में काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर और क्या प्रॉब्लम और क्या दिक्कतें आती हैं। देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइवलरीज देखने को मिलती ही हैं। कई बार ट्रेड वॉर्स होते हैं हमारे यहाँ पर, उन ट्रेड वॉर में रिसर्च जो है वो भी निकल लेता है। कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो होती है, लेकिन एक्चुअल में जब वो काफी दिन हो जाते हैं उसमें डील्स ही साइन नहीं हो पाते, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ जो हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आता है। फिर पोटेंशियल ओवर रेगुलेशन, मैंने ये पहले ही बता दिया आपको कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल के जैसे होगा। इमर्जिंग एआई रिस्क की बात कर सकते हो, सेम टू सेम वही चीज है कि जब हम लोग को न्यू टाइप ऑफ थ्रेट्स मिलते हैं तो हम लोग खुद ही रियलाइज नहीं कर पाते। इतनी बातें तो हमने कर ली। तो भाई साहब अब ये बताओ कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा अपने रिसर्च सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में। तो ऑलरेडी हमने इसकी बात कर ली थी कि 3-4 जो बड़े डॉक्यूमेंट्स हमने देखे कि जिसके बेसिस पर ये सारा का सारा खेल चल रहा है। वो एक तो है अपना कि एक आईटी एक्ट है जिसके अंदर अगर मतलब ये आपका ट्रांजैक्शन और साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो काफी हद तक काम में आ जाता है, मतलब काफी हद तक उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। दूसरा है इस तरीके से आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, वही राइट टू प्राइवेसी वाले सारी चीजों को। साइबर स्वच्छ केंद्र हमने बनाना शुरू कर दिया। यहां पर क्या होता है कि जितने भी मलिशियस बॉटनेट प्रोग्राम्स होते हैं, सिमिलरली आप इनको मालवेयर बोल सकते हो, है ना, आपके जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत बार कैसे वायरस आ जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है आपका हार्डवेयर स्लो हो जाता है या फिर आपका पूरा कंप्यूटर ही बैठ जाता है, डेटा गायब होने लगता है।
तो इन सब चीजों के लिए ऐसे साइबर स्वच्छ केंद्रास बने कि अब वहां पर आप जाओगे तो आपको फ्री में वो लोग क्या करते हैं, मान लो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दे देते हैं, तो ये मालवेयर एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद आपके सिस्टम को वापस से क्लीन करके दे देते हैं, इसीलिए इसको साइबर स्वच्छ केंद्र बोला गया। सिमिलरली साइबर सुरक्षित भारत है। साइबर सुरक्षित भारत का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम बेसिकली लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अवेयर करने के लिए चलाया गया था, जिसके बेसिस पर उनको साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में पता चले। जैसे कि आजकल आप लोग जब भी फोन कर रहे होंगे तो आप लोग को एक आवाज सुनाई देती होगी कि अगर सावधान, अगर आपके मतलब आपके फोन पर किसी भी फलाना का फोन आता है और वो आपको हाउस अरेस्ट करने की बात करता है या फिर कोई भी गलत गतिविधियों के लिए आपको या फिर आपके परिवारजनों के अरेस्ट होने की सूचना देता है, तो ये गलत है। ये क्या चीज है? ये अवेयरनेस है एक्चुअल में। यही है साइबर सुरक्षित भारत, है ना। ये अवेयरनेस क्रिएट करना, दिस इज वन ऑफ इट्स डोमेन कि हम इसको सही तरीके से प्लान कर रहे हैं। फिर क्या है, रिसर्च सिक्योरिटी इंडिया में अगर प्रमोट करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो समझते हैं इसको भी। सबसे पहला कि अपन लोग को यार एक ना रिसर्च सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रिसर्च सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें बिल्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग अपने सभी सेंसिटिव डेटा, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं, या फिर जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारा जैसे एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इन सब चीजों को हम लोग सही तरीके से उसके अंदर लेके आए ताकि रेगुलेशन सही तरीके से हो पाए। एक यूनिवर्सल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्लासिफाई एंड प्रायोरिटाइज स्ट्रैटेजिक रिसर्च, इसका मतलब क्या है? अभी क्या है हमारे लिए ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी अभी समझ में नहीं आता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे लिए ना आप देख रहे होगे कि हमारे पास दो दो मिशन चल रहे हैं। एक आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। और सिमिलरली आपने देखा होगा कि आपके लिए एक सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहा होगा, आपके लिए एक क्वांटम मिशन भी चल रहा होगा। तो आखिरकार हम लोग को सुपर कंप्यूटर पे काम करना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या फिर हमारा जो भी तीसरा चौथा पांचवा जितने भी ऐसे अलग अलग विंग्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, उन सब पर किसको प्रायोरिटाइज करना है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम लोग ना इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करके, मतलब उसको ना विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम हम उसको कर सकते हैं। हम अपने सारे क्रीम पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज को उस तरफ मोल्ड कर सकते हैं कि भाई साहब इस डोमेन में जाओ, तुम भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दो, और इसको पहले बिल्ड करते हैं 1-2 साल में, फिर जैसे ही ये अपने अपने पीक पर पहुंचना स्टार्ट होगा तब से हम दूसरे पर शिफ्ट करेंगे। तो प्रायोरिटाइज करना है, मतलब सब डोमेन पे एक साथ काम करना है। चलो ठीक है, हर एक काम थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा, लेकिन इससे हम लोग को काफी टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग को थोड़ा भी आगे जल्दी से आना है तो हम लोग को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अवेयरनेस और ट्रेनिंग को यहां पर आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी को लेके आज भी, मतलब देखो ऐसा तो है कि आज की जनता ज्यादा जागरूक है। मतलब कि अगर आज की जनता में किसी से भी गांव में भी आप जाके पूछ लेते हो ना कि बताओ ओटीपी शेयर करना होता है, अगर बैंक का कोई पूछे तो वो बोलेगा नहीं। यही हिसाब किताब आज से ना 3-4 साल पहले नहीं होता था। उनसे कोई अगर ये बन के बात कर ले कि बैंक से हम बोल रहे हैं, पुलिस से हम बात कर रहे हैं, तो वो वैसे ही डर से आते थे, सहम जाते थे, और वो उसके बिहाफ पर तुरंत की सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते थे। तो अब ये बात आखिरकार अवेयरनेस से ही तो फैली है ना। तो इसीलिए ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग कि आखिरकार इनसे बच्चा कैसे जाए, आम जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, उससे बहुत जरूरी है ये। सिमिलरली आपको एक डेडिकेटेड रिसर्च सिक्योरिटी ऑफिस बनाना पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू सम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एएनआरएफ जैसे हम लोग बोलते हैं। तो वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के मतलब तहत सबको एक साथ मिला के उनकी रिसर्च सिक्योरिटी के अलग से कुछ डोमेन पर बात कर सकती है। फिर आपका है डेडिकेटेड अडॉप्ट एथिकल स्टैंडर्ड फॉर एआई रिसर्च। दिस इज सम नॉर्मल थिंग कि भाई साहब जो भी नॉर्म्स या फिर गाइडलाइंस हम बना रहे हैं उनको एथिकल बेसिस पर ही बनाएं। और जितने भी हमारे फंडिंग्स हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तौर पर भी थोड़ा सा देखें। जैसे कि अभी अपना क्वाड ग्रुप है ना, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का क्वाड ग्रुप है। तो ये क्वाड ग्रुप जो है ना, ये काफी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो यहां से कुछ भी चीज अगर हम ले सकते हैं तो इस ग्रुपिंग से हम उस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फायदा अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी उठाएं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी का, हमने ये जो क्वाड ग्रुप बनाया है इसका पर्पस मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को काउंटर करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट के चलते हम लोग मतलब कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अपॉन अस कि हम कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रिसर्च सिक्योरिटी। आई होप कि आपको ना एक ब्रॉडर कैटेगरी में पता चल गया कि यार क्या मुद्दा है पूरा ये। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास सफिशिएंट एग्जांपल्स होंगे
सफिशिएंट पॉइंट्स होंगे, आप लोग आराम से इसके बारे में लिख सकते हो। फिर एक अगला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट फुटप्रिंट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। मुद्दा समझना कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसके बारे में वैसे तो हमने कई बार और भी डिस्कस किया अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सीरीज में। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, ये सैटेलाइट को लॉन्च करते टाइम में आपने ये बात देखी होगी कि अब लो अर्थ ऑर्बिट पे, देखो शुरुआती दौर पर जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो नासा का ये मानना था कि यार देखो, इट्स अ डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी, नॉट ऑल कंट्रीज विल हैव दिस टेक्नोलॉजी इन द कमिंग फ्यूचर, और इसीलिए इतना भी सैटेलाइट नहीं करेंगे। मतलब देखो, आपके सामने अगर ये मान लो आपका अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ अगर देखें, यहां पर अगर हम लोग बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्बिट है जो कि लगभग है, मान लो आपका 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, इसको हम लोग बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग 700 किलोमीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब क्या है हमारे लिए कि 700 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, हमारे लिए ना यहां पर कई सारे ऐसे डीफंक्ट सैटेलाइट हो चुके हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? डीफंक्ट सैटेलाइट। ये क्या होते हैं? मतलब ऐसे सैटेलाइट्स जो कि अब काम नहीं कर रहे हैं, अब इनका कोई काम नहीं है। मतलब ये गए थे आज से 10 साल पहले, लेकिन अब ये स्पेस में चक्कर ही काट रहे हैं, इनका पर्पस जो था वो फुलफिल हो चुका है, इनका लाइफ टाइम जो था वो खत्म हो चुका है। तो अब ये क्या करते हैं, डीफंक्ट सैटेलाइट्स, जब इनके अंदर पावर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो ये कई बार ना दूसरे डीफंक्ट सैटेलाइट से टकराते हैं। और जब भी ये टकराते हैं तो आप मान के चलो कि ये ना मिलियंस ऑफ टुकड़ों में टूट जाते हैं, हजारों टुकड़ों में, लाखों टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण में भी ये टूट जाते हैं और फिर भी ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो या फिर कोई भी लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट हो, अगर हम लोगों ने आज के डेट पर, हम ऐसा बोल रहे हैं कि आज के डेट पर अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास के सैटेलाइट्स आज हमारे यहां पर मौजूद हैं। उसमें से सॉरी 13,000 या 19,000 के आसपास के सैटेलाइट्स हमने ऑलरेडी यहां पर प्लेस कर दिए हैं अभी तक के पूरे हिस्ट्री में। उसमें से अभी भी देखा जाए तो 13,000 के आसपास तो ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी अपने प्लेस में हैं। उसमें से भी 10,000 के आसपास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या है कि 19-20 हजार सैटेलाइट्स हमने आज तक में लॉन्च किया है। उस 19-20 हजार सैटेलाइट्स में जितने भी अभी तक हमने लॉन्च किए हैं, उसमें अभी 13,000 के आसपास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी भी ऑर्बिट में है। बाकी कहां गए? बाकी वही रोटेट हो होके टूट गए, अब नहीं बचे हैं वो। और उसमें से जो 13-14 हजार सैटेलाइट आज भी हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में, उसमें से 10,000 के आसपास सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो आज वर्किंग हैं। इसके अलावा जो 3,000 सैटेलाइट्स हैं वो भी डीफंक्ट सैटेलाइट ही हैं। लेकिन सोचो, जो 5,000 सैटेलाइट्स टूट गए अपने 18-19 हजार में से 13,000 ही जो बचे हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स कहां हैं? वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी स्पीड कई बार उनकी स्पीड जो होती है ना, वो होती है 29,000 किलोमीटर पर आवर। अब सोच रहे हो, आप जो अपनी बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या कार चलाते हो, उसकी मैक्सिमम स्पीड आपने 60 चलाई होगी, 80 चलाई होगी, है ना। ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट काफी बढ़ जाता है अगर वो छोटा पार्टिकल रहा तो भी। जैसे ही इंपैक्ट बढ़ गया, क्यों इंपैक्ट बढ़ा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी के ज्यादा होने से ये इसका इंपैक्ट बहुत तेज हो जाएगा। अब सोचो यहां पर कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो छोटा टुकड़ा भी अगर किसी फंक्शनिंग सैटेलाइट से टकराएगा वो भी चूर चूर हो जाएगा। एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक टर्म कई बार और भी जिक्र में इसको देखा है। इसको हम लोग बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम। एक्चुअल में नासा के अंदर ही एक साइंटिस्ट थे, ये केस्लर साहब थे। इन्होंने जब नासा इस बारे में बात कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च करो, कोई ऐसा टूटने उठने का डर नहीं है वहां पर, ऐसा टकराने का नहीं है, तो केस्लर साहब जो थे ना, वो बार बार बोलते थे कि नहीं भाई, तुम इस बात को अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज से 15 साल 20 साल, ये 1990s की बात मैं बता रहा हूं आपको, आज से 15-20 साल के बाद ऐसा होने वाला है कि सिर्फ नासा ही नहीं रहेगा जो कि ऐसे स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहा होगा। ऐसे पता नहीं कितने सारे दूसरे कंट्रीज भी आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो फ्यूचर जो है ना, वो बहुत सारे सैटेलाइट्स का लॉन्च होना का है। इनफैक्ट आप अभी जानते ही हो कि स्टारलिंक, जो हमारे इलॉन मस्क भैया है, उनका जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जानते हो ना, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी कम से कम आज के डेट में 16-17 हजार सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं, है ना। 16-17 हजार भेजे जा चुके हैं और वो बोल रहे हैं 12-13 हजार अभी और भेजने हैं।
तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यार मतलब काफी बड़ा गेम चल रहा है ये सैटेलाइट्स के लिए। तो अब सेम टू सेम वैसा ही है कि केसलर सिंड्रोम जो है, केसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि अगर जैसे चेन रिएक्शन नहीं होता है जिसको हम लोग डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन, ये सिमिलरली वैसा ही होगा कि एक सैटेलाइट जो है जब वो दूसरे सैटेलाइट से भिड़ जाती है तो ये क्या होगी, ये दोनों के दोनों मिलके लाखों टुकड़ों में टूटेंगे। ये लाखों टुकड़े जो है ये टूट टूट के दूसरे सैटेलाइट पर भी भिड़ेंगे, ये भी टूटेगा, ये अगेन लाखों टुकड़ों में टूट जाएंगे। फिर ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन बन जाएगा जिसमें आपके अर्थ के पूरे लो अर्थ ऑर्बिट में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस जंक दिखेगा। तो वही आर्टिकल है यहां पर। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि हम लोग यार देखो एक तरीके से अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए ना, ये जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ रखा है। तो वैसे तो पता नहीं कितने सैटेलाइट्स होंगे और बाकी और भी लो अर्थ सैटेलाइट्स हैं। तो इनका ये कहना है कि यार हम लोग इन्वायरमेंट को देखने, सुनने, बचाने के चक्कर में या फिर किसी भी दूसरे पर्पस से हम लोग अपने स्पेस का जो फुटप्रिंट है उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो क्लाइमेट के हिसाब से कितना डेंजरस है वो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो शायद। तो इसीलिए एक बड़ा ही मतलब नया सा कॉन्सेप्ट है कि हाउ दिस क्लाइमेट फुटप्रिंट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अल्टीमेटली डिटीरियोरेटिंग द क्लाइमेट इंपैक्ट। हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार हम तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से अर्थ के टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर लेंगे। क्या करोगे प्रेडिक्ट करके? ये जो सैटेलाइट तुमने लॉन्च किया है इसका जो फ्यूल जला है ना, इसके फ्यूल जलने में पता नहीं कितने सारे कार्बन शूट अभी अभी एटमॉस्फेयर में एमिट हुए हैं। इन सभी कार्बन शूट के पास में आपके रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड से 500 गुना ज्यादा क्षमता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। तो सनलाइट मतलब कि वही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का, जो अर्थ के गर्म होने के बाद रेडिएट होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का 500 गुना ज्यादा उसका बात है। तो आप सोच सकते हो कि जब भी हम लोग ऐसी ऐसी चीजें एमिट कर रहे हैं इस जगह पर, तो हमारे लिए पूरा का पूरा स्पेस मिशन जो है, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है, वो अपने आप में काफी डेंजरस साबित हो रहा है। इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो मोटा मोटा हमने देखो बात कर लिया क्लाइमेट फुटप्रिंट के ऊपर, बात कर लिया कि देखो क्लाइमेट फुटप्रिंट, जिसको अभी नहीं समझ में आया उसको बता देता हूं। क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या चीज है यार? देखो एक ना, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो भी एटमॉस्फेयर में एमिट किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना क्लाइमेट फुटप्रिंट बोलते हैं। तो जितना कार्बन हमने एमिट किया है या फिर जितना ग्रीन हाउस गैस इनफैक्ट एमिट किया है, उन सबके कंबाइंड डेटा को या फिर कंबाइंड हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस को हम लोग कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ये बेसिकली ये बताता है कि आप कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज आने वाला है, कितना तेजी से आप अपने किसी न किसी एक्टिविटी से आप ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो अब इसका एक कंडीशन ऐसा आता है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट और स्पेस एक्टिविटीज क्या क्या, जरा वो भी देख लेते हैं। देखो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का मतलब क्या है कि वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, वाटर वेपर, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यही एक्चुअल में आएगा। लेकिन देखो अब यहां पर ना ब्लैक कार्बन का रोल देखो। ब्लैक कार्बन एक्चुअल में 500 गुना ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये कब निकलता है? जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो जो फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से। सिमिलरली ओजोन लेयर डिप्लीशन है आपका। ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपको पता ही कि अगर आपने क्लोरीन कंटेंट के साथ में कोई भी चीज, अगर आपने फ्यूल वगैरह बनाना स्टार्ट किया, तो अभी अभी तो हम लोगों ने यार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से अपने इस ओजोन लेयर को सही किया है। लेकिन अगर फिर से अगर हमारा क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स का इस्तेमाल होता रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs वगैरह जो भी हैं, इन सब की वजह से क्या होगा हमारे लिए? वापस से ओजोन लेयर डिप्लीशन तक हम पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट की डेब्रिस हमने पहले डिस्कस कर लिया कि यार ये बहुत ही खतरनाक चीज है। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ सैटेलाइट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। अब ये कार्बन फुटप्रिंट कैसे छोड़ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहां पर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हम लोग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देख रहे थे, और इसमें सैटेलाइट का जब भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सैटेलाइट के प्रोडक्शन में देखो कई बार जितने भी मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई उसके पार्ट्स बना रहे हो, उसके लिए बिजली खर्च कर रहे हो, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं भाई साहब? ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। कोल पावर प्लांट से इस्तेमाल, थर्मल पावर प्लांट के इस्तेमाल से बन रहे हैं। इन सभी जगहों पर आप ऑलरेडी कार्बन इमिशन कर रहे हो। उस सैटेलाइट को बनाने में ही इतना सारा कार्बन इमिशन हो गया, उसको लॉन्च करने में फिर और एडिशनली इन्वॉल्व होगा, फिर वो स्पेस पर जाएगा, फिर एडिशनली और जंक क्रिएट करेगा।
तो अल्टीमेटली क्या है कि इसके पूरे प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में ही कई सारे आपको मतलब ऐसे एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है ना इसकी, कि बहुत सारा एनर्जी तो यही लॉस हो जाता है। फिर स्पेस माइनिंग जो है ना, स्पेस माइनिंग एक टर्म है एक्चुअल में, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। स्पेस माइनिंग का मतलब क्या है कि स्पेस माइनिंग, जैसे कि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि एक एक मूवी है, वैसे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो मतलब बहुत ही अभी रिसेंट में मैंने देखी थी, उसका मूवी का है लुक अप, याद आ गया, लुक अप। कभी मौका लगे तो आप देखना, उसमें बिल्कुल यही चीज़ बताया है कि उसमें ना एक एस्टेरॉइड जो है वो नीचे धरती पर टकराने के लिए आता है, और वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास का साइज़ का होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे धरती पर ये 8 से 10 किलोमीटर, जितना बड़ा हमारा हिमालय माउंटेन है, अगर उतना बड़ा एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से आके किसी भी क्षण पे टकराता है तो ये अर्थ तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा उससे पूरा का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही चीज एक्चुअल में इस मूवी के अंदर में दिखाया है कि कैसे वो एक एस्टेरॉइड उनके पास आता रहता है, इनको पता भी चल जाता है। लेकिन यहां पर जैसे इलॉन मस्क है ना अपने यहां पर, वैसे ही उस मूवी के अंदर भी एक इलॉन मस्क टाइप का इंसान रहता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि अब ये जो एस्टेरॉइड आ रहा है ना, मैं इसको अभी यहां, जैसे हम लोगों ने इस मिशन को ऑलरेडी बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डार्ट मिशन। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्ट मिशन। डार्ट मिशन एक्चुअल में क्या है, जैसे वो डार्ट वाला गेम नहीं खेलते हम लोग कि हमने वो जो एक एम वाला होता है उसमें हम लोग डार्ट लेके ऐसे थ्रो करते हैं, वो जाके एम पर चिपक जाता है ना, तो वो डार्ट वाला मिशन। तो डार्ट मिशन अपने यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हम यहाँ से ऐसे सैटेलाइट्स को छोड़े जिसके बेसिस पर वो किसी एस्टेरॉइड का या तो पाथ चेंज कर दे या तो उसको वहीं पर विस्फोट कर दे, हमसे अर्थ से बहुत दूर, वो अर्थ तक पहुंचे ही ना। तो उस मूवी में भी यही दिखाया कि उस साइंटिस्ट ने बोला कि भैया मैंने तो बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी बना रखी है, मैं जाऊंगा सारे को ऐसे ऐसे बिखेरूंगा कि सब पैसिफिक ओशियन में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गिरेंगे, ऐसा 10 किलोमीटर का समूचा हिस्सा एक बार में पृथ्वी को स्ट्राइक ही नहीं करेगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो इसके वजह से कोई पंगा ही नहीं होगा फिर तो मतलब मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा मुद्दा कहने का यही है कि जो स्पेस माइनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा उसमें स्पेस माइनिंग का क्या कॉन्सेप्ट था ये तो मैं बताना ही भूल गया। उसमें साइंटिस्ट ऐसा क्यों करना चाहता है, जो वो इलॉन मस्क टाइप का बंदा रहता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो ये एस्टेरॉइड हमसे टकराने आ रहा है ना, इसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मतलब ऐसे मिनरल्स यहाँ पर हैं जो कि अगर हमें मिल गए तो मतलब हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान तो बनेंगे ही बनेंगे। हमारी पूरी की पूरी एनर्जी क्राइसिस अगले 100 साल 500 साल के लिए खत्म हो जाएगी। इसके पास इतना ज़्यादा, इतना मतलब मिनरल रिसोर्स रिच है ये, तो इसीलिए इसको भगाते नहीं है ना, डार्ट मिशन टाइप का, इसको अपने अर्थ पर गिरने देते हैं, बस टुकड़ों टुकड़ों में गिरने देते हैं ताकि हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके खुद भी कमा के पैसे वाले बन जाए। ऑलरेडी रहता भी है वो काफ़ी पैसे वाला, लेकिन वो और रिसर्च वगैरह करे और प्लस उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी क्राइसिस को भी डील करे। तो स्पेस माइनिंग उसी चीज़ को बोलते हैं। जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, हम लोग मून पे गए, मून पे पता चला कि अरे खतरनाक मिनरल मिल रहा है, भाई साहब वहीं माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर दी। मार्स पर गए, मार्स पता चला वहां माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन को स्पेस माइनिंग बोलते हैं। तो वही है कि ये भी काफ़ी सारे फ्यूचर कंसर्न्स दिखाता है। ऑर्बिटल डेब्रीज की बात कर सकते हैं। ऑर्बिटल डेब्रीज, ऑर्बिटल डेब्रीज का मतलब क्या है कि देखो जितने भी स्पेस जंक है, वही स्पेस जंक आपके या फिर डिफंक्ट सैटेलाइट जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो सब जैसे जैसे रहेंगे, केसलर सिंड्रोम के बारे में हमने वैसे ही पढ़ लिया, तो वो सब भी काफी हद तक लो अर्थ ऑर्बिट में एक कचरा जैसा क्रिएट करेंगे और वो भी काफी डिस्टर्ब करेंगे। स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, तो हम वही यहां पर बात भी कर रहे थे कि लगभग लगभग आज के डेट में जो टोटल मास अभी तक आपके स्पेस में है वो 13,000 टन से ज्यादा सैटेलाइट वहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। अब हाई स्पीड मूवमेंट हो रहा है तो स्पीड इनकी बहुत ज्यादा होती है, टाइनी फ्रैगमेंट्स भी अगर इससे टकराते हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर 650 फ्रैगमेंट इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब कि आज तक अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 650 ऐसे छोटे और बड़े कोलिजन्स स्पेस में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग, अभी तो हमने बस शुरू किया है। अभी तो हमारे पास मुश्किल से 15 16 18 19 हज़ार सैटेलाइट्स ही हो चुके हैं। अभी तो जब और बढ़ेंगे तब देखा जाएगा ना, तब तो अब देखेंगे। तो वही चीज है यहाँ पर, ऑर्बिटल स्पेस एज ए लिमिटेड रिसोर्स। यहां पर वही देख रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट के पास ना, आप ऐसा समझो कि जो हमारा ऑर्बिटल स्पेस है वो कोई ऐसा बहुत बड़ा भंडारा नहीं है कि आप उसमें अनलिमिटेड कितने भी सैटेलाइट्स भेज दोगे वो सब खपा लेगा अपने अंतर्गत, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसकी एक लिमिटेड स्पेस है और उस लिमिटेड स्पेस को अगर आप ऑक्यूपाई करना चाहते हो तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। रिस्क क्या क्या है सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन में? सबसे पहले सैटेलाइट डैमेज तो हाई स्पीड कोलिजन से होगा ही।
कॉस्ट आपकी काफी बढ़ जाएगी। देखो जब ना आपको ये पता चल जाएगा अरे सैटेलाइट अब तो भैया 25,000 हो गए, अब तो 50,000 सैटेलाइट्स हो गए, तो अब ये एक दूसरे से भिड़े ना, इसके लिए मैं या तो इनकी शील्डिंग कर देता हूं ताकि छोटा टुकड़ा इनसे टकराए तो भी इनको दिक्कत ना हो। शील्डिंग करना इतना आसान नहीं है। शील्डिंग करने से क्या होगा कि उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा तो उसका जो लॉन्च कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे होगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी को और प्रेसाइज करना पड़ेगा कि आपको एक छोटे से स्पेस में ले जाके उस सैटेलाइट को प्लेस करना है। इसका मतलब है कि यार वो छोटा सा स्पेस में और मतलब आपको इफिशियंसी चाहिए होगा उसको प्लेस करने में। फिर कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी शील्डिंग टेक्नोलॉजी वगैरह से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगला खतरा भी है कि यार अब इतना सारा चीज जब यहाँ स्पेस में घूम रहा है तो कभी भी छोटा मोटा चीज से टकराएगा तो वो तो अपना निकल ही लेगा। वैसे तो देखो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत दिन का खेल मतलब गेम है भी नहीं, वो तो वैसे ही टूट रहा है। तो बल्कि अब चाइना का जैसे जो आपका टियांगोंग स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़े लेवल पर ना उसको कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इंडिया भी वैसे अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो प्लान कर रहा है 2035 के आसपास तक में। 2030 तक में एक प्रोटोटाइप बन ही जाएगा और 2035 तक में इंडिया का अपना खुद का भी एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ऐसा बात हुआ है अभी। फिर इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या हम देख सकते हैं, साइंटिफिक डेटा कलेक्शन जो है उसका भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितना भी अभी तक सैटेलाइट वगैरह लगा है, अब ये क्या करेगा, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन लेवल है, जैसे मान लो अभी हम लोग का डिजिटल टीवी चल रहा है, इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीजें जो भी सैटेलाइटिक कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है, जब इतना सारा जंजाल पूरा बन जाएगा तो यार उस कम्युनिकेशन में भी डिफिकल्टी आएगी। सिमिलरली आपका सिग्नल डिस्ट्रप्शन की हमने बात कर दी। अर्थ ऑब्जर्वेशन में जो भी चीजें हम लोग अभी देखना चाह रहे हैं उसके लिए भी काफी प्रॉब्लम, क्योंकि पता चला जहां पर हमने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके नीचे तो पूरा क्लाउड ऑफ डस्ट मिल रहा है हमको स्पेस डेब्रीज का, तो वो क्लियरली देख ही नहीं पा रहे उसके आर पार। तो ये बैरियर्स क्या है स्पेस सेक्टर सस्टेनेबिलिटी में, क्लियर गाइडलाइंस अभी तक नहीं बनी है कोई भी, है ना। कोई भी ऐसा मतलब हम यूं नहीं बोल सकते कि यार कोई वर्ल्ड लेवल का ऐसा बिल्कुल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वो हो गया कि जो उसके सिग्नेटरीज होंगे वो स्पेस को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेफिनेटली देयर आर लॉज, लेकिन वो बाइंडिंग नेचर के नहीं, मतलब बस ऐसे ही है, नियम कानून टाइप के हैं कि हाँ देखो दीज आर द मोस्ट फेवरेबल थिंग्स, ऐसा लोगों को करना चाहिए, मतलब आउट ऑफ एम्पैथी, है ना, कि हम सॉरी आउट ऑफ एथिक्स, कि एथिकल होके अगर हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। बट वही बात है, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे जो कि इसका शायद इतना इस्तेमाल सही तरीके से ना करें। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि इंडिया का अपना खुद का मिशन है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन 2030 तक, मतलब 2030 तक इंडिया जो है जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा उसमें कोई भी डेब्रिस वो नहीं छोड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा लास्ट स्टेज होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, जो लास्ट स्टेज होता है वो लास्ट स्टेज सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद वो लास्ट स्टेज भी कई टाइम तक वो स्पेस में ही रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन उन सबको भी हम नीचे लेके आएंगे, उनको भी बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं, उसका आंसर मुझे चाहिए होगा। इसी से रिलेटेड ना एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं पोम, है ना, ये आपके पीएसएलवी से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पीएसएलवी कौन सा पीएसएलवी है ना, कौन सा मिशन था पीएसएलवी का जिसके अंदर ये पोम बनाया गया, और पोम जो है ये कैसे डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसको बढ़ावा दे रहा है इंडिया की तरफ से। आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आंसर ढूंढते हुए जरूर से आऊंगा और मुझे दिखने चाहिए यार, कम से कम ऐसे 25-30 आंसर्स तो लोगों के दिखने चाहिए कम से कम, तो आप अपना पार्ट जरूर से प्ले करना। फिर एक है एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल्स फॉर सैटेलाइट, तो वही है कि आप क्या कर सकते हो ना कि सैटेलाइट को इस तरीके से बनाओ कि वो एक अपने लाइफ टाइम के बाद खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सके, है ना। और सिमिलरली अगर आप ग्रेवयार्ड जैसे बना सकते हैं, हम लोगों ने ना एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट की बात की है यार इसमें, इसको हमेशा ध्यान देना। एक हमने क्या किया है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लिया है। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ ना एक लेयर है लो अर्थ ऑर्बिट में जहां पर हम लोगों ने सारे सैटेलाइट्स को प्लेस करना है। तो हमने ना एक ऑर्बिट डिसाइड किया दूर दराज में, दूर दराज में हमने एक ऑर्बिट डिसाइड किया और हमने बोला कि यार देखो दिस इज द ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, व्हेनेवर योर सैटेलाइट इज गोइंग टू बी डिफंक्ट, तुम क्या करो उसके अंदर इतना ईंधन लास्ट में बचा के रखो कि जब वो बिल्कुल खराब होने वाला हो, उसका काम खत्म हो जाए, यू विल शिफ्ट दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट टू द डिफंक्ट ऑर्बिट, सॉरी आपको यहां पर जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है वहां पर भेज दो। तो वहां पर पड़ा रहेगा यार, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट का नाम ही ये है कि वहां पर सैटेलाइट मरे पड़े रहेंगे, लेकिन चूंकि दिस विल बी बिगर देन द लो अर्थ ऑर्बिट तो यहां पर एक तो ज्यादा ग्रेवयार्ड बन सकता है
और यहां पर हमारा लो अर्थ ऑर्बिट का कम्युनिकेशन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें हम लोग करने की बात कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट इज एन ऑप्शन। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल गाइडलाइन से थोड़ा सा कॉम्प्लायंस रखो यार। आपका यूएन के अंदर ही ना एक स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस है। ये स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस क्या करता है, ये मतलब बेसिकली वही है कि गाइडलाइंस देता है कि भाई साहब देखो स्पेस का हम लोग को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये IADC की बात करता है। फिर ना एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं कूपस। कूपस जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं। इसके बारे में ये यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, कि दिस इज द कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि पीसफुल यूज हमें करना है, ऐसा एक लॉ बनाया है, लेकिन अगेन इस पे कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो दिस इज वन थिंग। फिर इसके अलावा और क्या चीज है यार, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पीसफुल यूज है आउटर स्पेस का, दिस इज गुड। आउटर स्पेस ट्रीटी नॉन बाइंडिंग है, इसको थोड़ा बाइंडिंग वाइंडिंग बनाओ। तो यहां पर इसके बारे में बात हो रही है कि यार आउटर स्पेस ट्रीटी तो 1967 में ही बन चुका था कि आउटर स्पेस का हम लोग पीसफुल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करें, हम लोग रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑलरेडी अभी अपना इसरो जो है इस पे काम कर रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहा है। पुष्पक वगैरह आपने देखा ही होगा, तो पुष्पक इज एन एग्जाम्पल। लेकिन ऑलरेडी देयर आर फ्यू प्लेयर्स इन द फील्ड, जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन, है ना, इन दोनों ने ऑलरेडी अपना क्या कर रीयूजेबल रॉकेट्स बना लिया। अभी हाल फिलहाल में अपने एलन मस्क भैया ने बहुत ही बढ़िया देखा भी था, आपने देखा होगा कि वो कैच करता हुआ ऐसे पूरा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना लिया उन्होंने, कि एक बार लॉन्च करके वापस आएगा, फिर वही जाएगा, फिर वही जाएगा। तो इससे कॉस्ट आपकी कम भी होगी और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट हम लोग काफी कम जनरेट करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, कुछ चैलेंजेस इसके साथ भी आएंगे, जैसे कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स थोड़े भारी हो जाएंगे, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा ले लेंगे। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। वियर एंड टीयर जहां पर भी होगा वहां पर कॉस्टली उनकी मरम्मत होगी, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है अपने लिए। फिर दूसरा मेजर क्या ले सकते हैं हम लोग, क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करें, मतलब लिक्विड हाइड्रोजन या बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, जिससे कि ना हमारा हार्मफुल एमिशन जो है, जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी, ब्लैक शूट जो है 500 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, हमारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम लोग ना बढ़ रहे हैं इससे। तो ऐसा कुछ है। लेकिन वही फिर से यही बोल रहे हैं कि देखो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा कैसे, पानी को तोड़ के हाइड्रोजन बनाते हैं। पानी को तोड़ने के लिए अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें तो अगेन प्रॉब्लम है यार। तो उसके लिए थोड़ा देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो बेसिकली, है ना। यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन की जगह पर आप बोलो कि भैया ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो तुम। दूसरा क्या, क्रायोजेनिक फ्यूल्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं काफी ज्यादा। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है वो अगेन एक मुद्दा बन सकता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एक आपका लो एमिशन अल्टरनेटिव है, आइडियल सिचुएशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक है बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट मटेरियल का इस्तेमाल करना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट अपने आप में ना काफी ज्यादा अभी आजकल क्रेजी, मतलब ऐसे लोग हो रहे हैं इसके लिए कि बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरिया हो जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर अगर वो क्या करें, ऐसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का सैटेलाइट बनाएं जो कि अपना काम करता रहे। वंस दिस इज डन, तो अपना जो बैक्टीरियाज हैं वो सारा का सारा इसको क्या करें, डिग्रेड कर दें धीरे 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 करके। तो वैसा कुछ बातचीत चल रही है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट्स बना सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए डेब्रिस एक्यूमुलेशन में काफी मदद कर सकता है आपका। ऑटोनोमस डेब्रिस रिमूवल, एडीआर टेक्नोलॉजी जो है ना, वो कई बार ना कई सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे आपका फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इन सब लोगों ने अलग अलग तरीके से, जैसे किसी ने एक मेटल नेट बना दिया, मेटल नेट में जितने भी, वो एक सैटेलाइट मिशन गया, उसने मेटल नेट में जितने भी डिफंक्ट सैटेलाइट उसके थे सबको बटोर के वो नीचे अर्थ पर लेके आ रहा था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जला दिया उसने, काम खत्म, वो स्पेस डेब्रिस खत्म हो गए अपने। तो वैसे ही है अपने इंडिया में भी एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं नेत्र टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र टेक्नोलॉजी। नेत्र, ये क्या करता है, ये ना एक एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का, 10 सेंटीमीटर से कम के ऑब्जेक्ट जितने भी है उन सब का भी ये पूरा ध्यान रखता है कि ऊपर से कितनी बार गुजरा है, कितने दिन में गुजरता है, कितने टाइम इंटरवल में गुजरता है, ताकि जब भी कोलिजन का इसका दम आए ना तो ये पूरा डेटा कोलैबोरेट करके बता दे कि हाँ भाई ये छोटा पार्टिकल अभी उड़ के गया है ना, ये 7 दिन इतने घंटे इतने मिनट बाद ये हमसे टकरा सकता है, तो उसका उसका इलाज ना वो पहले से ही कर लिया जाए। तो वैसा कुछ है अपने पास नेत्रा टेक्नोलॉजी, भी बहुत ही शानदार है, ये भी एक प्रकार का एडीआर टेक्नोलॉजी ही है। फिर ग्लोबल पैसिफिक सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल पैसिफिक सिस्टम कहां गया भाई,
सॉरी ग्लोबल टैरिफ सिस्टम है, वही मैं सोच रहा हूँ पैसिफिक कहाँ से आ गया इसमें। ग्लोबल टैरिफ सिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कोई भी सिस्टम बनाते हैं जो कि रियल टाइम मॉनिटर करे सैटेलाइट का, वही नेत्रा जैसा, तो भी काफी सही है। दूसरा क्या है, कोपस को थोड़ा सा हम लोग ऐसे तरीके से स्टैब्लिश करें कि यार थोड़ा सा बाइंडिंग हो पाए, इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी को भी हम इस तरीके से बोले। तो यही था अपना, है ना, वे फॉरवर्ड में वही सारी चीजें लिखी है, एडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट वगैरह लेके आओ वगैरह वगैरह। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी कैन से कि हाँ भाई इनका इस्तेमाल हम लोग अपने मेंस पर्सपेक्टिव से डिटेल में कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ना अपने प्रीलिम्स वाले टॉपिक पर जरा ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मेस टेलीस्कोप के बारे में। मेस अपने आप में यार एक बड़ा ही यूनिक सा टेलीस्कोप है, बहुत ही उम्दा टेलीस्कोप है, गामा रे पर आधारित ये टेलीस्कोप है। इसको हम लोग चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ये चेरेनकोव रेडिएशन के थ्रू काम करता है। ये चेरेनकोव रेडिएशन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। हमारे लिए क्या है भाई, ये हमने बोला देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, चेरेनकोव रेडिएशन। वैसे तो देखो हम लोग को ये पता है कि हमारा जो लाइट का स्पीड है वो ही सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन कंडीशन है स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट है या फिर लाइट जो है वो सबसे तेज चल सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल सकता है। इसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता। बट दिस ऑल थिंग्स हैपन इन वैक्यूम। अगर आप किसी हैवी मीडियम की बात कर लो, जैसे मान लो आपने वाटर के अंदर में बात किया, तो वाटर के अंदर में जो लाइट की स्पीड होगी, लाइट की स्पीड वो डेफिनेटली ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से तो कम होगी, है ना, क्योंकि मीडियम हमारा कैसा हो गया, वाटर मीडियम हो गया। तो लेकिन ऐसे डेंस मीडियम में देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ रेडिएशन विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट इन दैट मीडियम। वैक्यूम की बात नहीं हो रही है, ना ही ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है कि इस वाटर में जितना लाइट का स्पीड होता, उस लाइट के स्पीड से इस रेडिएशन की स्पीड ज्यादा है ना, रेडिएशन की स्पीड ज्यादा है। ऐसे ही यूनिक रेडिएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, चेरेनकोव रेडिएशन। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम का एक रेडिएशन के फॉर्म में हम लोग ट्रैवल देखते हैं, बहुत तेजी से ट्रैवल देखते हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होता है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये बड़ा ही यूनिक है। इसका इस्तेमाल वैसे तो हम लोग कई बार इमेजिंग प्रोसेस में भी करते हैं और एस्ट्रोफिजिक्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टेलीस्कोप के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ब्लू कलर का ये एकदम मतलब बहुत ही शानदार एक लाइट एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेरेनकोव रेडिएशन बोलते हैं। तो भी याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में अगर चेरेनकोव रेडिएशन की बात होती है तो अपना जो मेस टेलीस्कोप है कहां लगाया गया है, हैनले लद्दाख के अंदर में लगाया गया है। ये हाईएस्ट टेलीस्कोप बन जाएगा, मेस वाला हाईएस्ट चेरेनकोव टेलीस्कोप है ये, है ना। और अगर पूरे एशिया की बात करें तो ये एशिया में भाई साहब सबसे लार्जेस्ट भी है। वर्ल्ड लेवल पर ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट एशिया के अंदर में है। इतना बड़ा है कि जो इसका पूरा मिरर साइज है वो 356 हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वाले मिरर से बना हुआ है, और इसका पूरा जो विड्थ आ रहा है आपका वो लगभग 21 मीटर चौड़ा है। ये आपके सी लेवल से 4.3 किलोमीटर ऊपर, यहां पर हम देख सकते हैं लद्दाख का उतना ही हाइट है, तो वहां पर इसको लगाया गया है। तो आप देख सकते हो मेस टेलीस्कोप को, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हो आप, है ना। ये सिंपल सा ही है, ऐसा कोई बहुत अजूबा आप नहीं देखोगे इस चीज में, लेकिन ये अपने आप में काफी डिफरेंट है ना। यहां पर आप देख सकते हो यही 356 ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्ड के ये मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि टेलीस्कोप का काम क्या है, टेलीस्कोप इज सिमिलर टू हाई रेजोल्यूशन कैमरा, है ना। आजकल के टाइम का जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि दूर दराज की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करे, ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करे, कुछ नए प्रकार के गोल्डीलॉक जोन को ऑब्जर्व करे, तो यही सब काम होता है ऐसे ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स का। तो सैटेलाइट तो स्पेस में रहते हैं, अगर इसी को हम ग्राउंड बेस्ड बनाते हैं, तो जैसे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी काम कर रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कहां पर है, अभी लैग्रांज 2 पॉइंट पर प्लेस्ड है। वो भी बहुत सारे जबरदस्त, मतलब आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, अभी उसका जिक्र भी आएगा आगे। और वैसे ही ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है जो कि गामा रेस पर आधारित है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि ना कई बार हम लोग क्या करते हैं, विजिबल रेंज में बातें ही नहीं करते हैं। आपको ये बता दूं मैं कि जो आपका विजिबल रेंज है, बेसिकली विजिबल रेंज में बहुत ही लिमिटेड चीजें दिखती हैं, है ना, बहुत ही लिमिटेड चीजें दिखती हैं आपके विजिबल रेंज में। मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो विजिबल रेंज में नहीं देखी जा सकती है।
उसके लिए आपको गामा रेज, एक्स रेज, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी आपने एक्सपोसैट मिशन देखा था, एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट, जो कि पिछले साल 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, तो वो एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहा था। सिमिलरली ये किसका इस्तेमाल कर रहा है? गामा रे का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कुछ मेस के बारे में, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अब इसके बाद ये आता है कि आखिरकार इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, हाई एनर्जी गामा रेस के बेसिस पर आप क्या क्या पल्सर, सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा रे बर्स्ट, इन सब के बारे में बात कर सकते हो। अच्छा, आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पल्सर का नाम सुना है क्या? सुपरनोवा का नाम सुना है क्या? सुपरनोवा इज द बिगेस्ट एक्सप्लोजन दैट कैन हैपन इन आवर वर्ल्ड। तो एक तो वो सिचुएशन है। दूसरा क्या है यहां पर? पल्सर। पल्सर क्या है? पल्सर अगर आप बता सको तो, पल्सर इज अ डाइंग स्टार, है ना, बहुत ही मरता हुआ स्टार है पल्सर। आप एक बार देखना, इसके बारे में पढ़ना। कई बार हम लोगों ने स्टेलर साइकिल, कभी भी आप ऐसे सर्च करना यूट्यूब पे कि स्टेलर साइकिल ओनली आईएस बाय शिवम सर, तो वो ना मैंने पूरा स्टेलर साइकिल डिफाइन किया, उसमें आपको सुपरनोवा, पल्सर, ब्लैक होल, इन सब के बारे में पता चलेगा। गामा रे बर्स्ट, गामा रे बर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि देखो आजकल के टाइम पर यार, मतलब बहुत ही पुराने रेज हैं एक्चुअल में। गामा रे बर्स्ट से ही हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है उसको समझने के लिए अगेन गामा रे बर्स्ट को एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है अभी ये सब। सिमिलरली आप देखो ना कि कई बार ऐसे ना डार्क मैटर रिसर्चेस होते हैं। डार्क मैटर रिसर्च का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि यार अपना जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से भी बना है, बस उसको आज तक हम देख नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए हैं। तो आखिरकार इन डार्क मैटर के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनका काम आता है। हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब कि बहुत ही डिटेल्ड इमेजिंग के लिए काम करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कि गामा रे ऑब्जर्वेटरीज जो भी ग्लोबली खुल रही हैं, उसमें बहुत बड़ा ये इंडिया के साइड से, इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स के साइड से बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो कि ये बहुत ही शानदार है, कि जिसके बेसिस पर अब काफी सारे रिसर्च हो पाएंगे। अगला है आपका क्वांटम सैटेलाइट। क्वांटम सैटेलाइट देखो क्या है, अभी अभी हमारे नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग के बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने एक बात बोली कि देखो अब हम लोग के लिए अगले 2-3 सालों में हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन बेस्ड एक सैटेलाइट को भी छोड़ेंगे बहुत ही जल्द। ऐसा करने वाला सबसे पहला कौन था भाई? ऐसा करने वाला सबसे पहला कंट्री था, वो था चाइना। चाइना ने 2016 के अंदर में पहला सैटेलाइट भेजने वाला वो ऐसा कंट्री बना था जो कि क्वांटम सैटेलाइट होता है। क्वांटम सैटेलाइट का क्या फायदा है आखिरकार? इसका फायदा ये है, देखो आप लोगों ने हमेशा क्वांटम टेक्नोलॉजी की जब भी बात की होगी, जब भी बात सुना होगा, मेरे मुंह से ही सुना होगा कि जब भी, तो आपने समझा होगा कि इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है सुपरपोजिशन और एक होता है क्वांटम इंटैंगलमेंट। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट में हमने हमेशा से एग्जाम्पल भी दिया था कि आप अपने महिला मित्र के साथ घूमने टहलने गए होगे, वो 2 रसगुल्ले का डब्बा पैक कराया होगा, एक में क्या भरा है दूसरे में क्या भरा है तुरंत पता चल जाता है। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि उनको आप कितनी भी दूर कर दो, अगर एक में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हुआ तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है। आप इसी चीज को ना कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। अब एक हिस्सा इंटैंगलमेंट का जो है वो कहीं और है और दूसरा इंटैंगलमेंट का हिस्सा कहीं और है। हम लोग इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो उस हिसाब से यहां पर चेंजेस तुरंत ही महसूस होने लगते हैं। तो हमारे लिए ना ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है। अब ये जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है ये इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि इसके बीच में अगर कोई भी इसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, इसको किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो अल्टीमेटली डेटा ही बदल देता है। मतलब द मोमेंट यू विल ट्राई टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, आप डेटा ही चेंज करते रहे हो ना, आपको कभी मिलने वाला है सही तरीके का डेटा, ना ही जहां पर वो पहुंच रहा था वहां मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि एक इतना सिक्योर चैनल है कि आप इसका इस्तेमाल बहुत ही तगड़े तरीके से कर सकते हो। अपने सिक्योरिटी पर्पज से आप काफी स्ट्रेंथन इसको, मतलब काफी सिक्योरिटी को काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अभी आज के डेट में आपका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको बहुत प्यार से हैक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, अगर हम लोगों ने किसी भी देश में क्वांटम कंप्यूटर को पहले बनते हुए देख लिया तो भाई साहब जिस भी देश ने या जिस भी कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाया, आज के डेट में ऐसा कोई भी फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर देखो प्रोटोटाइप्स और लिमिटेड फंक्शनिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं ऑलरेडी, जैसे गूगल का ही क्वांटम कंप्यूटर है अभी, लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं है। लेकिन द मोमेंट वी विल मेक अ क्वांटम कंप्यूटर, उसके लिए इस दुनिया के अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स चल रहे हैं उसको तोड़ना, उसको क्रैक करना उसके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो उसका भी डर बना रहता है
लेकिन अगर हमने कोई ऐसा अपना सिक्योर चैनल स्टैब्लिश कर लिया जो कि ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लाइक क्वांटम सैटेलाइट ही भेज दिया हमने, उस केस में क्वांटम टेक्नोलॉजी उस क्वांटम सैटेलाइट के मैसेजेस को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। इसके लिए भी जल्दी है कि यार अगले 2-3 साल में तो डेफिनेटली किसी न किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर आ ही जाना है। उससे पहले हमें अपना कम्युनिकेशन सिक्योर करना है। और ऐसे सिचुएशन में जो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, उन सभी चीजों को हम उस क्वांटम सैटेलाइट पर शिफ्ट कर सकते हैं, सारे कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो, ऐसा कुछ। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका, है ना। आप बोल सकते हो। देखो एक चीज का और ध्यान देना कि जो ये हम लोग चाइना में हम बात कर रहे थे ना, चाइना में जो हम बात कर रहे थे, बेसिकली इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है मिशियस सैटेलाइट गया था, है ना। तो याद रखना इस चीज को बस। नेक्स्ट हमारे लिए, ये तो हमारा पूरा आर्टिकल हो गया भाई, ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। यहां पर आप बस एक ना डिफरेंस देख सकते हो कि आखिरकार क्वांटम सैटेलाइट और कन्वेंशनल सैटेलाइट जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है भाई साहब? एक क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, एक आपका जो भी क्लासिकल फिजिक्स होता है उसका इस्तेमाल करता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर चलता है, सिक्योर है, ये इसको तोड़ना नामुमकिन है। कन्वेंशनल को भाई साहब आपके क्लासिकल बिट्स पर बेस्ड होते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी से इसको तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। सिक्योरिटी जो है वो अनकंडीशनली सिक्योर होता है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी जो है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के बेसिस पर डिपेंड करता है, जिसको कि अगेन क्वांटम टेक्नोलॉजी तोड़ सकता है। करंट स्टेटस क्या है? अभी तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही चल रहा है, ये ऑलरेडी बन चुका है यार, ये तो अपना मेच्योर टेक्नोलॉजी है ही। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि अगर इसका मतलब टेक्निकल चैलेंज इन मेंटेनिंग क्वांटम स्टेट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटेंगलमेंट से क्या हो रहा है कि एक हिस्सा जैसे ही चेंज करो दूसरा हिस्सा भी चेंज हो जा रहा है। अब इससे कैसे हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, अभी इन सभी चीजों पर काफी सारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं कि बीच में अगर किसी ने टैप किया तो क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच पाएगी, उसको ना मिले वो बात अलग है, लेकिन हमें तो सही तरीके से मिले। तो वैसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी इसमें फेस हो रहा है। दूसरा क्या है कि यहां पर तो यार ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं, अपने हिसाब से मस्त हम लोग इसको देख सकते थे। और कुछ अगर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर बार ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला है आपका सुपर पोजिशन। तो जैसा हमने बोला है कि देखो जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है वो बिट्स पर काम करता है, जिसके अंदर 0 या 1 ऐसे 2 ही चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर बेसिकली ये 4 चीजों पर, क्यूबिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यूबिट्स पर काम करता है। तो ये जो क्यूबिट्स हैं, क्यूबिट्स दे आर ऑलवेज इन देयर सुपर पोजिशन स्टेट। सुपर पोजिशन स्टेट का क्या मतलब है? ये एक ही साथ 2 वैल्यूज को अपने साथ रखती हैं। मतलब कि ये एक ही टाइम पर 0 0 हो सकती हैं, ये 0 1 भी हो सकती हैं, 1 0 भी हो सकती हैं, और 1 1 भी हो सकती हैं। तो बेसिकली हम इसमें ना 4 स्टेट्स देखते हैं, 4 स्टेट्स। इसीलिए इसका कैलकुलेशन स्पीड काफी फास्ट हो जाता है। कैलकुलेशन इन द सेंस कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही है, 2+2 जोड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि डेटा को रीड करके उससे कुछ डिराइव करने की बात हो रही है। क्योंकि इसके पास 4 ऑपरेशंस के लिए बिट्स प्रेजेंट हैं, तो कई सारे प्रेडिक्टिव कैलकुलेशंस ये पहले ही कर लेता है। तो डेटा को मैनिपुलेट करना, इंटरप्रेट करना क्वांटम कंप्यूटर्स के बाएं हाथ का खेल है। सिमिलरली हम यहां पर क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात कर रहे थे, ये हमने बता दिया। क्वांटम इंटरफेरेंस की बात कर सकते हो आप। देखो चूंकि ये जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ये भी वेव लाइक नेचर शो करते हैं, तो जैसे एक वेव दूसरे वेव के साथ इंटरफेरेंस का फेनोमेना देखता है या हो जाता है उसके साथ में, वैसे ही इन क्वांटम इंटरफेरेंस के अंदर में ये क्वांटम पार्टिकल्स के साथ भी इन इंटरफेरेंस को हम देख सकते हैं। दूसरा आपका क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक पार्टिकल्स किसी भी एक नॉर्मल बैरियर के थ्रू यूजुअली पास नहीं कर पाता है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग क्वांटम लेवल पर बात करते हैं तो इनके जो 2 इंटैंगल्ड पार्टिकल होते हैं उनमें से कोई भी एक पार्टिकल उसके अंदर से एक टनल जैसे पास कर जाता है। मतलब कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है तो वो उसके लिए कोई बाधा नहीं है, वो उसको फटाफट से पार कर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर हार्डवेयर है वो उसकी फंक्शनिंग ना काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और बेसिकली पहले जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती कि यार हम लोग को ना बहुत हैवी वेव बम्बार्ड करना पड़ता, तब जाके वो उसके आर पार होता। लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटम पार्टिकल्स टनल बना के वो वैसे ही निकल जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम टनलिंग। अब क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें और एक बार, तो क्वांटम कम्युनिकेशन बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल सा।
यूनिक क्वांटम सिस्टम्स का इस्तेमाल करके, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग सिक्योर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीजी ताऊ अ सिस्टम। भैया ताऊ नहीं है, हरियाणा में बैठे हो क्या? ये ताऊ नहीं है, ये टाऊ है ना? तो याद रखना भाई, ये टाऊ है। नीचे कुछ लिखा हुआ है, यस। चलो यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। अरे थम जाओ, इतना भी क्या है। हाँ, यहां पर हम जरा इस पे बात कर सकते हैं कि ये जीजी टाउ सिस्टम जो है ना, ये थोड़ा सा एक यूनिक सिस्टम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। यूजुअली अभी तक हम लोग जितनी भी बातें करते थे यार, वो ऐसा एक सोलर सिस्टम देखने को मिलता था जिसके अंदर में एक सन होता था, उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते थे। हम लोग को पहली बार एक ऐसा सिस्टम देखने को मिला है, एक ऐसा सोलर सिस्टम देखने को मिला है जो कि अर्थ से लगभग लगभग मतलब 489 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर भाई साहब तीन तीन ऐसे यहां पर बड़े बड़े आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो जो कि ट्रिपल स्टार है ना? ये ट्राई स्टार सैटेलाइट सिस्टम है, सोलर सिस्टम जिसकी बात हो रही है, ये तीन तीन स्टार के द्वारा ड्रिवन है। तो ये अपने आप में ना काफी वैल्यूएबल है। मतलब लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारे लिए काफी हद तक एक यूनिक चीज लेके आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में तो हम लोगों ने कभी भी 3 स्टार के बेसिस पर कभी भी सोलर सिस्टम को पढ़ा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोलर सिस्टम है ना, ये काफी नया है, बहुत ही नया है। जैसे कि हम लोग अपने सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा जो सन था, हमारा जो मून था, या फिर जो अर्थ फॉर्मेशन है, हमारा अर्थ फॉर्मेशन आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हो चुका था। सिमिलरली तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, बड़ा ही पुराना है। लेकिन ये बिलियन ईयर्स तो छोड़ो, ये मुश्किल से 3, 4, 5 मिलियन ईयर्स पुराना ये बस है। 1 से 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है बस ये। तो इसीलिए इसके बारे में समझना हमारे सोलर सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि भाई साहब ये ट्रिपल एज स्टार है, मतलब ट्रिपल स्टार का ये सोलर सिस्टम है, ट्रिपल स्टार सिस्टम है। प्लैनेट बर्थ इन्वायरमेंट जो है, वो प्लैनेट्स कैसे जन्म लेते हैं, अभी भी यहाँ पर आपको गैसियस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ये जो गैसियस क्लाउड्स है, यही आगे चल के कुछ प्लैनेट्स में कन्वर्ट होंगे। हालांकि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये एआई जनरेटेड है, इसको ओरिजिनल मत समझ लेना। दिस इज जस्ट इंडिकेटिव कि 3 स्टार वाले सिस्टम कैसे दिखते हैं। डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है यार? इतना हम लोग पढ़ भी लेंगे तो इससे क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या मजा मिल रहा है हम लोग को? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार हम लोग का ना एक ही प्रॉब्लम लगता है कि यार हम लोग ना इवोल्यूशन की बात करते हैं, प्लैनेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम लोग को ये चुल मची रहती है कि आखिरकार हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड ओरिजिनेट कैसे हुआ, इस पे और क्या नए सबूत मिल जाए। तो ये पूरा सोलर सिस्टम की स्टडी जब भी हम करेंगे तो इससे रियलाइज हो जाएगा प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे होगा। अभी तक हम लोग प्लैनेट फॉर्मेशन का एग्जैक्टली जो है वो हम लोग एक नाम लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रीशन। अक्रीशन क्या मतलब है? when the dust particles revolving around a center star, आप बोल सकते हो कि वो डस्ट पार्टिकल एक डिस्क शेप में बन जाता है, और वो जो डिस्क के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वही डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे करते हुए एस्टेरॉइड्स में बदलते हैं, और यही एस्टेरॉइड्स बाद में मिलते मिलते प्लैनेट्स बनते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव परसीव्ड टिल डेट। लेकिन अगर हम लोगों ने इस सोलर सिस्टम की स्टडी की तो शायद इस पे या तो पुख्ता मुहर लग जाएगा, या फिर हम लोग को अगर कोई और सिचुएशन पता चलेगी कि हाँ भाई ऐसे भी प्लैनेट्स बनते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली एक और आर्टिकल आपका आता है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को लेके। देखो ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग का जो ये पूरा फंडा है, आखिरकार ये कैसे समझ में आता है? ये आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट के बारे में सुना होगा। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही सिंपल चीजों पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक डॉपलर इफेक्ट, तो वैसे देखो मैंने पहले भी आप लोग को समझाया हुआ है भाई, जो भी एक रेगुलर व्यूअर है उसको पक्का से पता होगा। तो ये बोलता है कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास अप्रोचिंग है तो उसकी जो वेव जनरेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके पीछे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ ऐसी चलेगी। मतलब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो जा रही है। मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टू यू। अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया और आप कहीं बीच में यहां खड़े थे, तो ये वाला अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंच जाएगा तो ये अपने मोशन के हिसाब से उधर ही के साइड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। लेकिन अब आपके साइड में क्या हो रहा है? आपके साइड में फ्रीक्वेंसी काफी दूर दूर की आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी काफी कम होकर आ रही है। तो जब ये आपके तरफ अप्रोच कर रहा था, अप्रोचिंग था, तो ये क्या बिहेव कर रहा था? ये आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिखा रहा था। लेकिन जब ये आपसे दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटते हुए दिख रही है।
बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसी के बेसिस पर। अभी आगे हम लोग स्पीड गन के बारे में बात करेंगे, तो स्पीड गन में भी यही सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो उस केस में मैं आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं समझाऊंगा, अभी के अभी समझ लो इस चीज को। तो अब यहां पर ना हम लोग एक और बात लिखते हैं यार, हम लोग विबग्योर के बारे में बात करते हैं, विबग्योर के बारे में बात करते हैं। और विबग्योर में हमेशा इस बात को समझना कि द मोमेंट वी टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मतलब क्या है कि हम लोग जब भी अपने यूनिवर्स की किसी भी गैलेक्सी को देखते हैं तो इट इज लाइक रेड शिफ्टिंग। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दो ऐसे फेनोमेनाज हैं जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं डॉपलर इफेक्ट से। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ये रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फार अवे फ्रॉम अस इट विल टेंड्स टू डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, हेंस इट विल बी सिमिलर टू द रेड कलर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन है जहां पर फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ती जा रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास अप्रोच करता हुआ आ रहा है, कोई हमारे तक बढ़ रहा है, उस केस में वो कैसा दिखता है, ब्लू शिफ्ट के तरीके से दिखता है। तो ईदर एन ऑब्जेक्ट इज एट इट्स रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रेड शिफ्ट के अंदर में दिख रहा है या ब्लू शिफ्ट के अंदर में दिख रहा है, उसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है। अगर हमसे पास आ रहा है तो इट विल बी ब्लू शिफ्ट, हमसे दूर जा रहा है तो इट विल बी ए रेड शिफ्ट। तो इसी बेसिस पर जब भी हम लोगों ने अपने इस पूरे अर्थ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, मतलब अर्थ से जब स्पेस ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, तो हम जिस भी डायरेक्शन में किसी भी गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते, इट ऑलवेज लुक्स इन रेड शिफ्ट, हमेशा और हमेशा रेड शिफ्ट में दिखता है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हमको ये समझ में आया कि यार देखो सारे के सारे गैलेक्सीज हमसे रेड शिफ्ट में ही दिख रहे हैं, मतलब सारे के सारे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं। अब सब कुछ अगर हमसे दूर जा रहा है, अगर ऐसा होता है कि नहीं कोई एक चीज हमसे दूर जा रहा है लेकिन इसके ऑपोजिट वाले सारे पास आ रहे हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि इधर से तो ये पास आ रहा है, इधर से ये दूर जा रहा है। लेकिन जब सारे के सारे हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट कि आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो ये एक्सपैंडिंग की स्पीड जो थी ये हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि भाई साहब ये यूनिवर्स की जो स्पीड ऑफ एक्सपैंडिंग है, क्या हो गया इसको, वो कैसी है। तो उसके बेसिस पर ना एक फेनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं हबल टेंशन। क्या बोलते हैं भाई, हबल टेंशन, ये लिखा हुआ है हबल टेंशन। ये हबल टेंशन क्या चीज है इसको भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में। बस अभी के लिए इतना समझो कि इट इज सिमिलर टू द, जैसे कि ना एक आप बैलून ले लो और इस बैलून में क्या करो, आप छोटे छोटे डॉट्स बना दो, है ना, डॉट्स बना दो। अब इस बलून को क्या करो, आप फुलाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही ये बैलून फूल जाएगा, है ना, तो आप देखोगे कि आपके कई सारे जो डिस्टेंस आपने पास पास बनाए थे अब ये काफी दूर दूर दिख रहे हैं, और ये हर एक सिंपल डॉट दूसरे डॉट के कंपैरिजन में दूर ही जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बैलून फुलाने के बाद कि दो डॉट पास आ गए हों और बाकी के डॉट दूर दूर चले गए हों, नहीं, ईच एंड एवरी डॉट विल बी मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी को हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। दिस इज सिमिलर, इन सिमिलर वे आर गैलेक्सी इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग। तो हम इसी बात को थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। अब यहां पर एक बात को समझना आप लोग कि जिस स्पीड से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। और इसकी पुष्टि करता है आज के टाइम पर हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। एक्चुअल में हबल टेलीस्कोप से भी ऐसी सिमिलर इंफॉर्मेशंस डेराइव की गई थी, लेकिन चूंकि हबल टेलीस्कोप से ज्यादा एडवांस हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि आज के डेट में लैग्रांज 2 पॉइंट पर बेस्ड है, तो अब ये सारे के सारे डेटास को बिल्कुल ना मोहर लगा दे रहा है कि हाँ जो हबल ने कैलकुलेट किया था सही था, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में भी यही चीज आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग जितना भी एक्सपेंशन का रेट फिक्स कर रहे थे उससे ये कहीं ज्यादा एक्सपेंशन का रेट दिखा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हबल टेंशन बोल रहे हैं। तो अब याद रखना कि जिस स्पीड से हम लोग एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट कर रहे थे वो फास्टर है अपने मतलब बेसिक चीजों से। तो अब इन सभी चीजों को पढ़ के अगेन हमें क्या मजा मिलेगा यार, हमें मजा यही मिलेगा कि यार देखो जितने भी हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास में यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटी के बारे में पढ़ने के, हिडन मैटर को पढ़ने के, डार्क मैटर डार्क एनर्जी को पढ़ने के, वो सब थोड़ा सा हम लोग को और क्लियरली समझ में आएगा।
जैसे कि रोल ऑफ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है क्या। आज के डेट में तो हमें यही पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जो डार्क एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली 69-70% के आसपास में है, और जो हमारा डार्क मैटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 27% के आसपास में है, 26-27% के आसपास में। तो टोटल हमारा जो 96% का हिसाब किताब बनता है वो तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है। जो भी हम चीज देख पाते हैं वो मुश्किल से 4 से 5% ही हिस्सा है। तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 4 से 5% है, और डार्क एनर्जी डार्क मैटर तो हमें दिखता ही नहीं है। यहीं पर एक बात आती है हबल कांस्टेंट, जो कि पहले 67-68 पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे, लेकिन बाद में इसी को हबल कांस्टेंट को अप्रॉक्सीमेटली 70 से 76 के बीच में देखा गया। इसी के इंक्रीज होने से हमें रियलाइज होता है कि ये हब जो हमारा यूनिवर्स है और भी ज्यादा तेज से मतलब और ज्यादा तेज से हम लोग इसको एक्सपैंड होता हुआ बोल सकते हैं। साइंटिस्ट को कैसे मेजर करना पड़ता है यार अपने एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स को, वो एक्चुअल में सेफाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। सेफाइड्स क्या होते हैं यार, सेफाइड्स एक प्रकार के स्पेशल स्टार्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसे मार्कर जैसे होते हैं जो कि इनको कॉस्मिक माइल मार्कर का एक सिंबल देते हैं कि भाई साहब इस सेफाइड को देखा हमने तो हाँ भाई अब इतना डिस्टेंस हो चुका है, इसके आगे वाले को देखना है थोड़ा सा और डिस्टेंस होगा। तो उसी के बेसिस पर ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को। अब इससे फायदा क्या मिल रहा है इन सब चीजों के लिए, तो वही है कि हम लोग एरर्स को थोड़ा सा और अच्छे से मेजर कर पा रहे हैं, थ्योरेटिकल गैप्स अभी तक जितने थे उनको फिल कर पा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल वेरिएशन या जितने भी अभी ऐसे हमारे सामने अनफोर्सीन चैलेंजेस आने वाले होते उन सबको भी हम सही तरीके से केटर कर पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है तो। अगला टॉपिक जो है वो है हमारे लिए डार्क कॉमेट को लेके। डार्क कॉमेट जो है वो अभी फिलहाल में अभी एक ऑब्जर्व हुआ था। जैसे कि एक ना काफी पहले एक यार डार्क कॉमेट एक आया था जिसको हम लोग ओमुआमुआ बोल रहे थे, है ना। ये नासा का 2017 का एक डिस्कवर्ड डार्क कॉमेट है जिसका नाम है ओमुआमुआ, है ना। बहुत ही यूनिक सा नाम है भाई साहब, अजीबो गरीब नाम, पता नहीं किसने रखा होगा इसको, किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है वैसे तो, जिसने डिस्कवर किया था इसे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि हमारे जो इस यूनिवर्स की बात होती है ना, तो कई बार वी इनकाउंटर सम एस्टेरॉइड, we encounter some meteoroid and we sometime encounter some kind of comets। तो यहां पर ना एक बड़ा ही विचित्र टाइप का कोई चीज बनता है। जैसे क्या ये बनता है यार कि कैसे हमारा एस्टेरॉइड क्या चीजों से बना है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो रॉक्स होते हैं, जैसे हमारा अर्थ जो है वो भी एक रॉकी प्लैनेट है, तो जो भी ऐसे रॉक्स के छोटे छोटे गोले जो कि प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए थे, दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू एस्टेरॉइड्स, और व्हाट वी कॉल देम एज एस्टेरॉइड, वो छोटे हिस्से हैं। सिमिलरली आपका एक कॉमेट आता है। कॉमेट इज द मिक्सचर ऑफ रॉकी, आइस और डस्ट और रॉक, इन सबका मिला के बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमेट्स बोलते हैं। सिमिलरली आपका कुछ हिस्सा जो होता है वो मेटेरॉइड्स कहलाता है, ये भी रॉक और आइस का ही मिक्सचर होता है। तो कॉमेट्स बेसिकली कैसे होते हैं इनको जरा यहां पर देखना आप, ये देखो आप, ये जो कॉमेट्स है ना, कॉमेट्स बेसिकली कुछ इस प्रकार से दिखते हैं आपके। कॉमेट्स इज लाइक ये पुच्छल तारा जिसको आप लोग बोलते हो ना, तो हमेशा क्या होता है ये ना आईसी ऑब्जेक्ट होता है। जो इसके आइसेस होते हैं वो कई बार, अच्छा ये भी बात याद रखना कि जितने एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, ये सारे के सारे अर्थ का ही चक्कर, सॉरी सन का ही चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब सन का चक्कर लगाते लगाते कभी कभी अर्थ के काफी पास में आ जाते हैं ये लोग, जैसे कॉमेट्स का एग्जांपल लें, तो कॉमेट्स में सबसे पहले याद रखना कि एक तो ये आईसी प्लैनेट, ये आईसी जैसा तो है ही, ये छोटा सा प्लैनेट होगा, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन जो इसका बाहरी किनारा आप देख रहे हो, है ना, ये थोड़ा सा ग्लो करता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कोमा। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको हम लोग बोलते हैं कोमा। ये तो कॉमेट जो है, कॉमेट एक्चुअल में अपने कोमा की वजह से जाना जाता है। और दूसरा जो है, दूसरा हिसाब किताब जो है उसका एक आयन टेल बनता है, आयन टेल। दूसरा एक डस्ट टेल बनता है। अगर मान लो कि ये डायरेक्शन है इस कॉमेट के ट्रैवल करने की, है ना, ये डायरेक्शन में कॉमेट सन का चक्कर लगा रहा है, ये रहा आपका सन, कहां गया भाई, ये रहा आपका सन पूरा। तो ये सन से जो भी सोलर रेडिएशन, सोलर विंड्स आते हैं, ये सोलर विंड्स इससे टकराते हैं और इन आइस क्रिस्टल्स को बहुत तेजी से ये बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो ये एक आयन टेल बन जाता है इसका, है ना, आयन टेल बन जाता है। और इसके आजू बाजू में इस रॉक में जितने भी हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, ये एक हाइड्रोजन इन्वेलप भी बनाते हैं। क्योंकि ये इस साइड से आ रहा होता है तो इसके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो भी समझ लो एक ड्रैग मोशन में डस्ट टेल बनाते हैं। तो हम लोग को लेकिन दूर से सिर्फ क्या दिखता है, हम लोग को ये कॉमेट दिखता है और इसका आयन टेल दिखता है। तो हम लोग को लगता है अरे ये तो टूटता हुआ तारा है। ये टूटता हुआ तारा नहीं है बेटा, ये क्या है, एक छोटा सा कॉमेट है सिर्फ, जो कि आइस, डस्ट और रॉक से बना हुआ है। और वो सन के पास जब पहुंचता है तो सन के सोलर विंड से ये आइसी पार्टिकल्स जो हैं इसके आयंस को डिस्चार्ज करते हैं, जिससे कि एक ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन टेल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको कॉमेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नाउ द टॉपिक इज
कि आखिरकार यहां पर कॉमेट की बात नहीं हो रही है, तो डार्क कॉमेट की बात हो रही है। डार्क कॉमेट क्या है? डार्क कॉमेट इज अ टाइप ऑफ कॉमेट, लेकिन इसके साथ ये कोमा जैसा ये सब कोई भी फीचर नहीं आता है ना, ना कोमा बनेगा इसका, ना ये सब पूछ जैसा कुछ बनता है। तो ये ना इसीलिए इनको हम लोग डार्क कॉमेट बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वो कोमा बनता है ना, वैसा कोमा ये जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो ग्लो नहीं देते हैं ये सब, इसलिए इनको हम लोग डार्क कॉमेट बोलते हैं। कॉमेट ही क्यों बोलते हैं, एस्टेरॉइड क्यों नहीं बोल देते फिर? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वैसा है, इनका कॉम्पोजिशन जो है वो आइस, डस्ट और रॉक का बना हुआ है, इसीलिए इनको हम लोग कॉमेट ही डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पूरा अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो अब इससे क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा, हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अरे वही बार बात बात करने क्या ही फायदा, मतलब वही समझ लो यार कि इनके हिसाब से जो भी चीजें हम पढ़ रहे होंगे यार, वो हमारे अर्थ के ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा बताएगा, इनके एज और कॉम्पोजिशन से हम लोग थोड़ा सा और अंदाजा लगा पाएंगे। दूसरा क्या है, प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलेगा कि यार अर्थ पर वाटर कहाँ से आया, है ना, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब यही सारी चीजें हैं। अभी देख रहे हो आप कि 2023 की एक स्टडी ने सजेस्ट किया था कि जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं उसमें से 0.5% और 60% देखा जाए, इसके बीच में आपको डार्क कॉमेट ही दिखेंगे, जो कि बहुत दूर से या फिर आपके जुपिटर और मार्स के बीच वाले एस्टेरॉइड बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं। जो कॉमेट्स होते हैं बेसिकली, द कॉमेट्स आर बेसिकली फ्रॉम द कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट क्या है कि जब जहां पर आपका प्लूटो वगैरह का प्लैनेट खत्म होता है ना, वो उसके बाहर आप निकलोगे तो आपको एक पूरा सीरीज ऑफ माया जाल मिलता है भाई साहब, माया जाल नहीं मतलब जाल ऑफ दीज कॉमेट्स, है ना, उनको कूपर बेल्ट बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखना, ये सन है और मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है ना, और फिर इसके पीछे जब आप पूरे प्लेनेट को पार करके जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है भाई साहब आपका कूपर बेल्ट। अब देखो यहां से जितने भी आप ये रीजन देख रहे हो, ये रीजन देख रहे हो, ये सब जो टेल वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब क्या आपके कॉमेट्स हैं, है ना। जब भी एस्टेरॉइड आएगा तो एस्टेरॉइड में कॉमेट जैसी कोई भी चीज दिखेगी नहीं आपको। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने बात कर लिया, लेट्स मूव अहेड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, भाई साहब अब ये बायोलॉजी पर आ गए हम लोग, बहुत देर से हम लोग स्पेस ही डिस्कस कर रहे थे। नाउ कम विद द बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सबसे पहले आपको कुछ चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, आपको पता है कि एक सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में हम लोगों ने क्रोमोजोल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ये कई बार मैं बता चुका हूं आपको, क्रोमैटिन मिलता है। इसी क्रोमैटिन को जब हम सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो इस सेल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं भाई, क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये कई सारे अलग अलग शेप में होते हैं वैसे तो, है ना, बट सम आर लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर है ना। अब अगर हम लोग इसी को वापस से खोल के देखते हैं तो वी रियलाइज कि ये क्या करता है, ये हिस्टोन प्रोटीन पर ये ऐसे थोड़ा सा लिपट कर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, एंड दिस थ्रेड इज नथिंग बट आवर डीएनए, है ना, ये क्या है, अपना डीएनए है। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके लिए हिस्टोन प्रोटीन है। अब यहां पर आपको यह भी बात का पता है कि जो अपना डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यही हमारे लिए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो डीएनए है, ये कई प्रकार के डीएनए हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो डीएनए हम लोग देख रहे हैं, दिस इज योर क्रोमोसोमल डीएनए। टोटल इंसानों में बोला जाए ना तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें अगर, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देयर आर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या फिर ऑटोसोमल डीएनए। ये उन क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं जहां पर आपके बेसिक ट्रेट्स यहीं से आ रहे हैं, है ना। एक आखिरी पेयर जो होता है, एक पेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेक्स क्रोमोसोम है, वो है ना, सेक्स क्रोमोसोम है, आपका जेंडर डिसाइड करता है ये। तो आपको पता है कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर में ये XY होता है, और फीमेल के अंदर में सिर्फ Y और Y होता है ना, सॉरी XX होता है,
फीमेल के अंदर में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल के अंदर में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है। तो जेंडर यही डिसाइड करता है ना, तो मेल पर्सन ही जेंडर डिसाइड करते हैं। तो ये तो आपके बेसिक क्रोमोसोम्स की बात हो गई। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना, देयर आर सर्टेन क्रोमोसोम्स विच आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये कहां पर मिलते हैं, ये एक्चुअल में हम लोग को अपने न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं, छोटे छोटे ऐसे ही टुकड़ों में टूटे हुए, कहीं बिखरे हुए ऐसे मिलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कई बार ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये आपके सर्कुलर नेचर में होते हैं, सर्कुलर नेचर में होते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप किसी भी बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, और मैंने आपको कई बार बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में इसको समझाया भी होगा कि देयर इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। इसी की बात हो रही है एक्चुअल में, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए की बात हो रही है इस आर्टिकल में। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वगैरह वगैरह। अब एक बार वापस आते हैं, अब इसको समझते हैं थोड़ा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, 3 पेपर पब्लिश हुए अभी हाल फिलहाल में नेचर जनरल के अंदर में, और उन्होंने ये बोला कि जो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं वो कई बार ट्यूमर सेल्स को बढ़ाने में काफी मदद कर देते हैं, मतलब कि दवाइयां जो होती है ना वो उनके खिलाफ एक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे 15,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स का प्रॉपर तरीके से जो 10,000 जीनोम डेटा कलेक्ट किया गया था, उनमें से 39 अलग अलग ट्यूमर के टाइप्स पर रिसर्च वगैरह हुए, और ये देखा गया कि हर बार जहां पर भी ट्यूमर प्रेजेंट होता वहां पर आपको प्रेजेंस दिखता किसका, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये बेसिकली आपके जितने भी ऐसे मेडिसिन होते थे उनको ये एक्ट करने नहीं देते थे, ट्यूमर सेल्स को मारने नहीं देते थे। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप सबको एक प्रोसेस का जानकारी और होगा। क्या प्रोसेस है भाई, आपको एक प्रोसेस पता होगा जिसमें कि आपका ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए बेसिकली एमआरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कभी कभी ये जो डीएनए है, ये डीएनए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपके बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला डीएनए तब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कभी कभी मैसेंजर आरएनए बन गया, तो वो कुछ ऐसे फ्यूचर में प्रोटीन्स बना देता है, ऐसे प्रोटीन्स बना देता है जो कि कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को मारने नहीं देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चा बच्चा इसको भी जानता है भैया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वाले मटेरियल से हो गए तो उस केस में आपका जो ट्यूमर है वो जल्दी खत्म नहीं होता। यही रीसेंट स्टडी आपको बता रही है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था इस पूरे आर्टिकल में। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कई सारे टाइप्स वाइप्स लिखे हैं, बड़े डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की गई है, हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। बस इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज जो मैंने नहीं बताई कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ अदर डीएनए एज वेल, जिसको कि हम लोग मान लो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी तो कई बार बोलते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपने इसको पढ़ा होगा 3 पेरेंट बेबी के अंदर में, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक ऐसा ऑर्गेनेला है जो कि डबल लेयर्ड तो है ही है ना। हम लोग यहाँ पर क्रिस्टी वगैरह पढ़ते तो हैं, है ना, यहाँ पर सब चीजें पढ़ते हैं, डबल लेयर्ड है ये। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ अलग प्रकार का कुछ डीएनए भी सेगमेंट्स में देख लेते हैं कि ये कुछ डीएनए अलग से भी प्रेजेंट है। ये जो अलग से डीएनए प्रेजेंट हुआ है ना, एक्चुअल में यही क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेला को सेमी ऑटोनोमस स्टेट में डाल देता है, सेमी ऑटोनोमस। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे 3 पेरेंट बेबी के अंदर में, 3 पेरेंट बेबी के अंतर्गत हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें भी हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े थे। चलो आज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि 2 टाइप्स क्या है, मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। एक को हम लोग बोलते हैं कोई ट्रांसफर, और दूसरा स्पिंडल
अरे नाम ही बता दिया मैंने, चलो दूसरे का बता देना आप लोग, है ना। दूसरे को हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना। तो क्या है इसके बारे में जरूर से मुझे बता देना कि नीचे कमेंट सेक्शन में भी यही पता चलना चाहिए। तो बेसिकली दीज आर नॉट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो अलग से डीएनए है। हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ देख रहे हैं? अपने न्यूक्लियस के अंदर में देख रहे हैं वैसे तो, और उनसे भी हमारा मैसेंजर आरएनए आता है। तो ये तो बात हो गई भाई साहब। अब वही इसमें लिखा है डीएनए टू आरएनए ये सब करता है। इस चीज़ को बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया कि 5 प्रकार के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। इन सबको पढ़ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो इसको तो आप ना ही जानो तो बेहतर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है अगला आर्टिकल जो आता है, हाँ, अगला आर्टिकल जो हमारा आता है वो आता है जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए। देखो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने पहली बार सक्सेस प्राप्त किया है जीन थेरेपी के थ्रू। उन्होंने हीमोफीलिया ए, सीवियर कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया ए, एक तो आपका बहुत ही लाइट कंडीशन होता है, एक आपका नॉर्मल कंडीशन होता है, और एक सीवियर कंडीशन होता है जिसमें, अच्छा मैं सबसे पहले आपको यही समझा देता हूँ हीमोफीलिया क्या चीज है। यहां पर देखना जरा आप लोग, हीमोफीलिया आप सबको पता है कि ब्लड से रिलेट होगा क्योंकि हेमो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, कई बार ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी भी अगर कट लगता है ना, तो जो उनका ब्लड है वो ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होता है ना, क्लॉटिंग नहीं होती है उनके यहां पर। क्लॉटिंग नहीं होने का कारण क्या है कि उनके पास में एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर 8। ये फैक्टर 8 जो है वो उनके ब्लड स्ट्रीम से एब्सेंट होता है। तो यूजुअली क्या होता है, कि जब भी कहीं पर भी मान लो कि आपका कोई भी स्किन से कट लगा, तो यहां से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रश करने लगते हैं, है ना। इंजरी जहां पर भी होती है रेड ब्लड सेल्स बाहर आने लगते हैं। और यूजुअली जिन पेशेंट्स का पूरा मामला सही है, मतलब जिनको हीमोफीलिया नहीं है, उन हीमोफीलिया, वैसे तो हीमोफीलिया के बारे में एक और समझ लो कि वो एक प्रकार क्या है, आपका जेनेटिक डिसीज है ना, जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है हीमोफीलिया। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपके ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इस कट को जाम कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है ये बॉन्ड। अभी भी इससे क्या होता है, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स बाहर की दिशा में निकलते रहते हैं। लेकिन इसका साथ देने के लिए आता है कौन, इसका साथ देने के लिए आता है कुछ कोआगुलेशन फैक्टर। इसी कोआगुलेटिंग फैक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैक्टर 8। जब भी कोई किसी पेशेंट को हीमोफीलिया ए हो जा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी को हीमोफीलिया ए हो जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स में ये जो कोआगुलेटिंग फैक्टर है आपका, कोआगुलेटिंग फैक्टर, कौन सा कोआगुलेटिंग फैक्टर, फैक्टर 8, ये एब्सेंट है। अब ये जब भी कोआगुलेटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट है भाई साहब, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये जो कोआगुलेटिंग फैक्टर से, ये जो इन्होंने अभी अभी फाइब्रिन बनाया है, फाइब्रिन, फाइब्रिन इसको बोलते हैं, या फिर यहां पर अच्छा देख तो सकते हो आप, ये जो फाइब्रिन क्लॉट, ये जो फाइब्रिन बनाया है, इससे क्या हुआ कि समझ लो एक ऐसा मेश क्रिएट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जिसको हम लोग बोलते नहीं कि अरे कट गया फिर पपड़ी बन गई, है ना, वो जो बोलते हैं बेटा, वो पपड़ी क्या होती है, वो एक्चुअल में वो फाइब्रिन क्लॉट होता है। उसके अंदर आपका प्लेटलेट्स और ऐसे ही कुछ कोआगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से ये ऐसे कंडीशंस में ब्लड क्लॉट होना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और यहां पर से बाकी के ब्लड बाहर नहीं निकलते, रुक जाता है। हीमोफीलिया में चूंकि ये फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, इसीलिए कभी फाइब्रिन क्लॉट बन ही नहीं पाता है, और उनका खून अगर सीवियर कंडीशन है तो रुकता ही नहीं है, क्लॉट ही नहीं होता है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होती है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटे मोटे कट से भी पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत के तुरंत इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि देखो ये जो हीमोफीलिया का जो पूरा का पूरा आप ये एक्ट देखते हो, ये जो सिम्टम है ये मेल्स में ज्यादा दिखता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो मेल्स के अंदर में क्या होता है यहां पर, अच्छा अभी यहीं पर समझो आप, ये जो फैक्टर 8 की बात हो रही है, ये फैक्टर 8 एक्चुअल में प्रेजेंट कहां पर है, अगर आप इसको देखोगे तो फैक्टर 8 आपका प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम। अब होता यूं है कि अगर फीमेल है तो उनके पास 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो आपके मेल होते हैं उनके अंदर में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। अगर हम लोग बोलते हैं कि इनका कोई भी एक एक्स फैक्टर
कोई भी एक एक्स फैक्टर या फिर एक्स क्रोमोसोम का फैक्टर 8 जो है वो अगर खराब हो भी गया है ना, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। तो ऐसे सिचुएशन में जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम का फैक्टर 8 है वो इनफ फैक्टर 8 प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग उतनी सीवियर, मतलब उतना ब्लड लॉस नहीं होता है और क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि खून जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर इसका एक एक्स फैक्टर ही है और यही एक एक्स क्रोमोसोम का फैक्टर 8 खराब हो गया तो कंपेंसेशन के लिए कुछ भी नहीं मिलता है इसको, है ना, कोई फैक्टर 8 जनरेट नहीं कर पाता है। और ऐसे सिचुएशन में हमारे मेल्स को ये हीमोफीलिया ज्यादा परेशान करता है या फिर उनके अंदर में सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा देखो एक कंडीशन वैसे तो बन सकता है ना, ये भी बन सकता है कि भाई साहब फीमेल्स को भी हो जाए। कैसे? मान लो फादर और मदर है ना, फादर और मदर है। फादर और मदर किस हिसाब से? फादर के पास मान लो जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है और मदर के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अब यहां से जो डॉटर प्रोड्यूस होती है वो क्या हो, वो ऐसा हो कि इसका भी कोई एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, इसका भी एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, और जो रेयर बच्चा पैदा हो वो दोनों ही ऐसे एक्स क्रोमोसोम से पैदा हो जो मदर और फादर से जो थे हीमोफिलिक थे पहले ही। तो अगर उन दोनों क्रोमोसोम्स एक्स वाले हो जाएंगे, अब ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस होने के बावजूद भी फैक्टर 8 कोगुलेटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और ऐसे बहुत ही रेयर सिचुएशन हो गया ना अब ये तो, कि मदर और फादर दोनों को हो और उस केस में मदर के साइड से वही वाला एक्स क्रोमोसोम आए जो कि हीमोफिलिक है। तो इसीलिए ये केस बहुत रेयर देखने को मिलता है, महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। आई होप नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, है ना। कई सारे लोग को डायमंड क्लियर भी हो सकता है भाई साहब। अगला आर्टिकल जो है, अच्छा इसमें बस एक चीज समझ लो कि जो थेरेपी की बात हम लोग कर रहे थे, जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था वो है रॉकटेवियन, है ना। जो जीन थेरेपी की बात हम लोग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे लीवर होते हैं ना, लीवर के अंदर में इस रॉकटेवियन के थ्रू उन्होंने एक एडिनो वायरस के थ्रू एक ऐसा कैरियर भेज दिया है, मतलब एडिनो वायरस एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे थेरोपैटिक जीन इसके अंदर में भेज दिए हैं जिससे कि हमारा जो लीवर है वो फैक्टर 8 प्रोड्यूस करने लग रहा है। अब जब ये फैक्टर 8 प्रोड्यूस करने लग रहा है तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो भी पॉसिबल हो जा रहा है। तो यही था आपका अगला आर्टिकल। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बात बस आपको ये पता होना चाहिए स्नेक बाइट के बारे में, कि स्नेक बाइट को भी अब नोटिफाइबल डिसीजेस में काउंट करने की बात की गई है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो भी अभी नया डायरेक्टिव आया है उसके अंतर्गत ये बात की गई है, देखो यहां पर आप देख सकते हो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इवेनोमिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो नैप्स जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2023 में इसको लॉन्च किया था। और अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब स्नेक बाइट जो है वो भी आपके लिए नोटिफाइबल डिसीज हो जाएगा। मतलब कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी अगर स्नेक बाइट के केसेस आते हैं तो उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी। इससे होगा क्या कि हम केसेस टू केसेस रिजॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा उस स्नेक वेनम के अगेंस्ट में जो भी हमारा एंटी वेनम है उसको दे पाएंगे, एंटीडॉट वगैरह को हम लोग अच्छे तरीके से वहां पर पहुंचा पाएंगे, और केसेस कहां पर ज्यादा आ रहा है उसको देख पाएंगे। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर में 3 से 4 मिलियन स्नेक बाइट के केसेस हर साल आते हैं, जिसकी वजह से लगभग 58,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। अब आप समझ सकते हो कि 50,000 से ज्यादा लोग, आधे लाख से ज्यादा लोग मर जा रहे हैं सिर्फ किसके वजह से? सांप के काटने की वजह से। इसीलिए इसको हम लोगों ने नोटिफाइबल बना दिया है और इंडिया का टारगेट भी यही दिया गया है इस मिशन के अंतर्गत कि 2030 तक आते आते हम लोग आपके जितने भी स्नेक बाइट के डेथ हो रहे हैं या फिर उसके काटने से जो भी डिसेबिलिटीज हो रही हैं उसको हम लोग आधे तक कर देंगे। जो अभी 58,000 डेथ है उसको कम करके हम लोग कितना कर देंगे? 29,000 तक पहुंचा देंगे, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए वही एंटी वेनम सप्लाई करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, लोगों को अवेयर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन से स्टेप्स लें। अगर जब भी आपके परिवार घर पे किसी को भी सांप अगर काटता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट की जो भी हम दवाओं का बना रहे हैं उसमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करके लोकल कम्युनिटी के भी इफर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए बताएं, ताकि सब एकजुट होकर जब काम करेंगे तो स्नेक बाइट के खिलाफ काफ़ी हद तक हम लोग लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात को देखना कि जो भी नोटिफाइंग डिसीजेज होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका स्नेक बाइट है, बहुत सारे ऐसे डिसीजेज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपका HIV है, आपका कॉलेरा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है ना। ये सारे कुछ ऐसे हैं, आपके TB है,
ये सब आपके लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगला हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी। ये क्या चीज है यार, इसको भी समझते हैं। विश्व का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी क्या है, एक प्रकार का बैटरी है, लेकिन ये जो है ये यूनिक बैटरी है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इस बैटरी के अंदर में हम लोगों ने कार्बन 14 एटम्स का इस्तेमाल किया है, जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 5700 साल है। तो इस बैटरी के जरिए जो ये डिके होगा, है ना, जो ये डिके होगा, उस डिके के वजह से जो हीट जनरेट होगी उससे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और वो अनंत काल तक तो नहीं, लेकिन हाँ हजारों साल तक, 500 साल तक हो सकती है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत ही नया रेवोल्यूशन है। लेकिन अभी इस चीज को, कार्बन 14 को स्टोर करने के लिए अभी डायमंड का इस्तेमाल हो रहा है कि डायमंड जैसे क्रिस्टल के अंदर अगर ये रहा तो ये एक सूटेबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को एमिट कर सकता है, और उसके बेसिस पर हम लोग इसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई साहब डायमंड ऑलरेडी बहुत महंगा है। हालांकि ऑलरेडी आज के डेट में आर्टिफिशियल डायमंड्स आ चुके हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन वही बात है कि अभी वो भी इतने सस्ते नहीं है ना। तो डेफिनेटली जैसे अभी के डेट में हम लोग सोलर फंक्शंस का इस्तेमाल, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, जो वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो भी सिमिलर रेंज में ही है। तो इसीलिए अब ये फ्यूचर हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ सकते हैं। आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको दूर दराज में हमें भेजना है, आपके सोलर सिस्टम से बाहर भेजना है, जैसे कि अभी वोएजर मिशन अभी अपना गया था, है ना, अपना नहीं मतलब नासा का है, वोएजर 1 और 2, तो वो सोलर सिस्टम क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको सन के रेस से कोई भी चार्जिंग सोलर पैनल तो है नहीं, उसके अंदर तो वैसे देखो आरटीजी इस्तेमाल हुआ है। अब ये क्या चीज है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया भैया, है ना। जरा मुझे इसका फुल फॉर्म बता देना कमेंट सेक्शन में। आरटीजी, है ना, आरटीजी क्या है, आरटीजी क्या है। अभी इस बार 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो भी रेडियो डीके का ही इस्तेमाल करता है, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम यहां पर वैसे ही ये बैटरी बना ली गई है ना, जो कि नॉर्मली आपके बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे एप्लीकेशंस के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसको लगा सकते हैं, आप अपने स्पेस के किसी भी सैटेलाइट में इसको डाल सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे कि आपका पेस मेकर है, तो पेस मेकर को बार बार चार्ज करना पड़ता है। आपके जो ईयर के अंदर में जो डिवाइसेस लगते हैं ना, हियरिंग एड्स जो लगते हैं, उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इन मेडिकल डिवाइसेस का जब एक बार इनमें वो बैटरी डाल दोगे, वो हजारों साल चलेंगे, उतना तो आप नहीं चलोगे। तो फिर वो आपके लिए जीवन भर के लिए चल रहा है, मतलब वही चीज है। अब बस इन पे ये है कि हाँ, ये न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह, अच्छा एक फायदा और भी है इनका वैसे, कि देखो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता ही है हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में, और उन न्यूक्लियर वेस्ट में आपको कार्बन 14 भी मिलता है। तो उस कार्बन 14 का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं भैया, अपना कार्बन 14 बैटरी बना सकते हैं, डीके बैटरी बना सकते हैं, जो कि हजारों साल चलेगा। तो ऐसा ही बहुत ही शानदार काम है इसमें। अगला आर्टिकल है कि इसरो ने सक्सेसफुली C-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट कर लिया है। तो अभी क्या है ये C-20 क्रायोजेनिक इंजन, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल पहले से भी हो रहा था। हमारा जो नेक्स्ट LVM है आपका, क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मशीन जो है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, LVM 3, वो अगर बात की जाए तो उसको, उसके पास तो पहले ही अपने सबसे अपर स्टेज पर क्या था, क्रायोजेनिक इंजन ही था, लेकिन वो इतना हैवी पोटेंशियल का नहीं था। एक्चुअल में क्रायोजेनिक इंजन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड ऑक्सीडाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अभी तक हम लोग क्रायोजेनिक इंजन, और इनफैक्ट अब तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इज इजी टू कैरी। यहां पर इनको बहुत दिक्कत की बात इसलिए आती है क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन के लिए आपको -183 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विड हाइड्रोजन के लिए आपको -253 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करना पड़ता है। अब ये तापमान ऐसा नहीं है कि आप अंदर कोई फ्रीजर लगा के भेजते हो, आप उस लेवल पर उनको कंप्रेस कर देते हो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर इतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। लेकिन वही चीज है कि इनके जब भी कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और नोजल से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या करते हैं, वो दोनों फ्यूल के फॉर्म में बर्न होते हैं और जिससे थ्रस्ट मिलता है, आपका सैटेलाइट ऊपर जाता है। तो अब ये जो नया वाला टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उससे कुछ कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे कि इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटी है। गगनयान जैसे मिशन पर काफी काम आएगा कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग को उस इंजन को रीस्टार्ट करना है, रीलोकेट करना है,
तो बार बार हम वो इग्निशन ऑन कर सकते हैं। यहां पर ना एक इग्नाइटर एलिमेंट है, मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर है, तो मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर के होने से बार बार हमें जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम है, पहले ऐसा होता नहीं था कि एक बार भैया चालू हो गया तो पूरा खत्म हो गया दम मानेगा वो। दूसरा क्या है, नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम है कि इसमें ना हम लोगों ने वाइब्रेशंस को थोड़ा सा और इन्हांस किया है कि ज़्यादा वाइब्रेशंस ना हो, परफॉर्मेंस और इजी हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं हम इसका। और अपर स्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। 19 टन का ये थ्रस्ट दे रहा है, 20 टन जो है गगनयान मिशन के लिए ज़रूरी है, मैंड मिशन के लिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये तो दूसरा है। यहाँ पर अब आप देखना वही है कि C-32 स्टेज जो है आपका 22 टन तक आपका सामान लेके जा सकता है LVM-3 रॉकेट में। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट के ऊपर है, जिसको हम लोग MHMS क्या बोल रहे हैं भाई, इसको हम लोग HMS हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट, हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली अभी तक हम लोग का ना एक डाउट होता था। ये डाउट क्या था मैं आपको बता देता हूं। यहां पर डाउट ये होता था कि नॉर्मली जो भी हमारे पास सल्फेट के कंसंट्रेशंस होते हैं, अगर सल्फेट का ये कंसंट्रेशन अपना जो भी है काफी कम सल्फेट का कंसंट्रेशन हो, और अगर हमने इसको काफी कम टेम्परेचर पर मेंटेन किया, तो ये आपके PM 2.5 की एसिडिटी को कम कर देता है। जब भी आपके एटमॉस्फेयर में PM 2.5 की एसिडिटी कम होती है तो इससे प्रोड्यूस होता है HMS। ये क्या है आपका हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट। ये एक प्रकार से आपका वही है, मतलब एरोसोल की बात कर सकते हो आप, PM 2.5 जैसा ही है। तो अभी तक हम लोग को ये लगता था कि यार HMS का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही हो सकता है। लेकिन जब से हम लोग को ये वाला प्रोसेस पता चला, तब हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई साहब अरे ये तो जबरदस्त चीज है यार, ये तो इतने नेगेटिव टेम्परेचर में भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसके कई सारे एप्लीकेशन है, अब उसी के बेसिस पर आप लोग समझ पाओगे एक्चुअल में कि ये HMS की इतनी बात क्यों हो रही है। सबसे पहले HMS को हम एज ए मार्कर इस्तेमाल करते थे कि हमारे कितने पॉल्यूटेंट्स इस पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनको देखने के लिए। दूसरा हमारे लिए इन्वायरमेंटल साइंस को, मतलब एक एटमॉस्फेरिक एरोसोल ये कुछ ऐसा है जो कि ये हेज इवेंट्स के दौरान में एक प्रॉपर, आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीशीज जैसा काम करता था, जो कि आपके सिग्निफिकेंट एरोसोल के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता था। एट द सेम टाइम ये स्टेटस भी बताता था, मतलब एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी इससे हो जाती थी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी आप बोल सकते हो कि कई सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें HMS की जरूरत पड़ती थी, तो ये वहां पर सल्फोनेटिंग एजेंट जैसा काम करता था। वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग को HMS का इस्तेमाल करके हम लोग वाटर ट्रीट कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। बस अभी तक हमें लगता था कि बहुत हाई टेम्परेचर पर क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कम टेम्परेचर पर भी क्रिएट हो सकता है। मतलब कि ये आर्टिकल कुछ इतना मेरे को तो खास लगा नहीं, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको समझ में आता है नहीं आता है वो दोनों बात बराबर ही है। इतना कोई UPSC इतना डिटेल में कभी पूछता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो इसको एकदम स्किप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एक आपका ऐसे ही एक क्वेश्चन, मतलब बस ये भी आर्टिकल ऐसा ही है, मतलब बस ऐसे ही जानते रहो, है ना, कि एक हाइब्रिड एरोजेल आ गया। हाइब्रिड एरोजेल जो है वो एक रिवॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपको एरोजेल के बारे में पता होना चाहिए। देखो एरोजेल क्या होता है कि एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल है, एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जिसके अंदर का जो गैप लिक्विड से भरा था पहले, अब उन सभी को निकाल कर हम लोगों ने उसके अंदर में गैस भर दिया है। तो कहने को तो ये सॉलिड है, लेकिन ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का लाइटेस्ट सॉलिड बना सके, है ना, लाइटेस्ट सॉलिड बना सके। बहुत ही हल्का, मतलब इससे हल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर सारे गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही शानदार इंसुलेटर का भी काम करता है। तो अब क्या हो रहा है इसके पीछे, हाइब्रिड एरोजेल का क्या काम आ रहा है? ये ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने IISER ने बनाया है। IISER के अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी बनी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ना गोल्ड के बड़े ही छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये एरोसोल क्या कर रहा है, उन सभी गोल्ड के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके निकाल सकता है। जैसे चुंबक से लोहे निकालते हैं ना, नदी में चुंबक फेंकते हैं और फिर जितने सिक्के गिरे होते हैं सबको खींच लेते हैं बाहर, वैसे ही समझ लो ये एरोजेल जो है, हाइब्रिड एरोजेल, ये काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर। जैसे ये टहलते हुए जाएगा, ये सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा।
तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, गोल्ड आयंस को ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, ई वेस्ट को रिड्यूस करके उसको सही तरीके से कंपोज करने, मतलब कई सही तरीके से डिस्पोज करने में काम करेगा। 99% ऑफ द गोल्ड आयंस ये कलेक्ट कर सकता है ई वेस्ट से। तो आप भी देख सकते हो, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्ट्रालाइट मटेरियल्स होते हैं, एरोजेल्स, इनके बारे में बता दिया। लिक्विड कंपोनेंट गैसियस से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और सिर्फ 3% वॉल्यूम, आप बोल सकते हो कि सिलिका एरोजेल जो है बहुत ही छोटा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, और it only comprises with 3% of the volume and air in microscopic pores make up the remaining 97%। मतलब कि जो सिलिका एरोजेल है ना, उसमें जो सॉलिड कंपोनेंट है वो सिर्फ 3% है, बाकी 97% क्या है? बाकी 97% हवा है। इसीलिए वो सॉलिड दिखता तो है, लेकिन वो 3% वजह से सॉलिड दिखता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा भरा है। तो आप देख सकते हो कि कई सारे टाइप्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड के एरोजेल्स होते हैं, कार्बन के एरोजेल्स, सिलिका के एरोजेल, पॉलीमर के एरोजेल्स बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब के अपने छोटे छोटे अलग अलग एप्लीकेशंस भी हैं। कभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इस्तेमाल हो रहा है, कोई इंसुलेटर जैसा इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो हाइब्रिड एरोजेल है वो तो भैया गोल्ड छाटने के काम में आ रहा है। तो ऐसे कई सारे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा धारिणी। धारिणी एक नई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है आईआईटी मद्रास द्वारा। एक नई डिटेल्ड 3D इमेज बनाने का एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है कि जब बच्चे आपके मतलब जो महिलाओं के फीटस में होते हैं, जब बच्चे डेवलपमेंटल स्टेज पर होते हैं, जब उनको 14 से 24 वीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब कि आपका 14 वीक कितना हो गया, लगभग चौथा महीना, चौथा और पांचवा महीना जब चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में चौथे से छठवें महीने की बात हो रही है, 4, 5, 6 की बात हो रही है, तो चौथे, पांचवें, छठवें महीने में जो भी आपका फीटस है, जो बेबी है ना, उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और वो ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से मैप किया गया है इस धारिणी के अंदर में। तो ये जो धारिणी है, ये बेसिकली आईआईटी मद्रास का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि उस पर्टिकुलर एज के बेबी का पूरा ब्रेन मैप करता है। अब इससे फायदा क्या होगा यार? उस एज में आपको पता है कि जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, मान लो कि कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है ना, उस ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं को रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और साथ ही साथ मतलब आप बोल सकते हो कि बेसिकली जो भी आपका मदर के साइड से भी जितना प्रॉब्लम आ रहा होता है, हेल्थ प्रॉब्लम कभी भी आएगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिटेल में देख सकते हैं। जो आपके फीटल डेवलपमेंट को हेल्दी बनाने के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, जो मैटरनल हेल्थ मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, वो अर्जेंटली हम उसको मीट कर पाएंगे बाय रीडिंग सच डेटा, है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ लो एक प्रकार का एटलस ही बना दिया इन्होंने, ब्रेन एटलस बोल सकते हो इसको। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो नैनो प्लास्टिक से रिलेटेड है। नैनो प्लास्टिक एज एजेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। देखो ये ना बहुत ही चिंताजनक बात है। आप लोगों ने पेट जार्स का नाम सुना होगा, यूपीएससी ने तो इस पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ये जो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट जिसको हम लोग पेट जार बोलते हैं, पेट जार इज नथिंग बट वो 1 लीटर का पानी का बोतल जो आता है, देखा है आपने, जो भी नॉर्मली आप पॉली जिसमें सब्जियां खरीदते हैं वो देखा है, जो नॉर्मल चीनी और चाय पत्ती का जो डब्बा हमारे किचन में रखा होता है प्लास्टिक का, वो देखा है। दे ऑल आर पेट जार्स। लेकिन हम लोग ना इनको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अब ये रिसर्च सामने आई है, उस रिसर्च से ये कहना है कि एक्चुअल में ये जो आपके पेट जार्स है ना, जो भी पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट है, ये पेट जो है, ये बेसिकली आपके खाने में ना नैनो प्लास्टिक्स मिला दे रहा है। और ये नैनो प्लास्टिक्स जो मिला रहा है वो आपके शरीर के अंदर जाके एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है? आप जब भी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हो तो उसके खिलाफ एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से अब नेक्स्ट टाइम अगर आप वो मान लो कि वो एंटीबायोटिक खाते हो तो शरीर पर उसका असर नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो भी पेट का इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, पानी की बोतल जो है प्लास्टिक की बोतल से पी रहा है ना, ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर केसेस में आप देखोगे, मतलब यहां पर भी अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार पिछले 3 साल 4 साल से तो मैं ऐसे ही बोतल में पानी पी रहा हूं। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तो डेवलप होना स्वाभाविक है। तो ये ऐसे, ये क्या है? ये पेट जा रहा है ना, ये पेट है, पीटी है ये। अब ये क्या कर रहा है? पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स मिला दे रहा है, नैनो प्लास्टिक्स मिला दे रहा है। ये नैनो प्लास्टिक्स का कंजम्पशन मैं जब भी करूंगा तो मेरा जो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है वो भाई साहब खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। यही है पूरा ये आर्टिकल, है ना। इसी में एक बात लिखी गई है कि यहां पर ना एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। इसका मैकेनिज्म समझाते हुए इसने बोला है कि एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर में ना कुछ
गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज की आपने बात सुनी होगी। तो ये जो लैक्टोबैसिलस, यहां पर देखना आप, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, इनके अंदर ये ना एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल है, जब भी वो 2 सेल में डिवाइड होता है तो उसका जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इन दोनों में ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज द वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। लेकिन अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना जीन लेके आ रहा है, आप इसके अंदर कोई बाहर के किसी दूसरे स्पेशी का या फिर किसी दूसरे डीएनए का इंक्लूजन या जीन ट्रांसफर कर देते हो इसके अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर्स, एचजीटी। तो जो हमारा यहां पर बेसिकली बात हो रही है ना इसकी, आपके पेट की, पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट की, तो वो एचजीटी के थ्रू ही क्या करता है, हमारे गुड बैक्टीरियाज को वो ऐसा जीन ट्रांसफर कर दे रहा है कि वो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं ना। तो इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक है भाई साहब, आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं, तो नैनो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल, पेट बॉटल जिनको हम लोग बोलते हैं वो है, इंडस्ट्रियल माइक्रो प्लास्टिक्स बोल सकते हो आप लोग। और इसीलिए ये इनडाइजेशन में, मतलब कि ये पचते ही नहीं है कभी भी, है ना। आप इनको इनहेल भी कर सकते हो, मतलब ये इतने छोटे नैनो पार्टिकल होते ही हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है ना, यही नई रिसेंट स्टडी बताती है। अगला आर्टिकल हमारा है कि न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझाता हूं मैं आपको कि अंडर सी केबल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के इंडियन ओशन के अंदर अंदर कई बार यूरोपियन नेशन की बात हो या एशिया के दूसरे कंट्रीज की बात हो, वो अंडरग्राउंड सी केबल बिछा देते हैं। अंडरग्राउंड सी केबल क्यों बिछाते हैं भाई साहब, वो इसलिए बिछाते हैं ताकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड या उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आ सके, हाई स्पीड इंटरनेट हम उनको एक्सेस कर सकें। और इसके लिए जो अभी हम लोग केबल अंदर अंदर बिछाते हैं वो बेसिकली हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। उन ऑप्टिकल फाइबर केबल पर हम बहुत तगड़ा इंसुलेशन करते हैं, क्योंकि उतने डेप्थ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको खराब होना, कोरोड करना, ये सब बहुत तेजी से वो हो सकता है। तो उसके प्रोटेक्टिंग कवच के तौर पर हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, कार्बन फाइबर टाइप का कुछ ऐसा बना देते हैं हम लोग। तो वही यहां पर जिक्र किया गया कि अब ना 2 तरीके के ऐसे आपके सबमरीन केबल सिस्टम है, एक है आपका इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरा आपका इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो है वो आपके चेन्नई और मुंबई को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के साथ कनेक्ट करेगा, और जो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है वो आपके इंडिया को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जिबूती और यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के दूसरे कंट्री से कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली वही फाइबर ऑप्टिक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा माया जाल देख सकते हो यहाँ पर बिछा हुआ है ना। ये सब क्या है आपका ऑप्टिक अंडरग्राउंड या सी बेस्ड है आपका ये पूरा का पूरा सबमरीन केबल जिनको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये आर्टिकल भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद अब वही सब है कि यहाँ पर देखो, अब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है वगैरह वगैरह। तो ये तो बच्चों की चीज़ें, आपने पहले ही इस बात को पढ़ा हुआ है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है आपका स्पीड गन, और यही शायद आपका आखिरी आर्टिकल है। नहीं, आखिरी आर्टिकल तो नहीं है, एक अभी और भी है यार। स्पीड गन की हम लोग बात करते हैं। स्पीड गन जो है ये बेसिकली आपके स्पीडिंग व्हीकल्स के स्पीड को टेस्ट करने के लिए होता है। अब सिंपल सी बात आप समझो इस चीज को कि जब भी कोई भी गाड़ी अप्रोचिंग होगी तो वही समझना डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिखाई देगी, है यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से इट विल डेफिनेटली रिकॉर्ड कि ये गाड़ी मेरे पास आ रही है ना। जब ये मेरे पास आ रही है तो सिग्नल कितने देर में जा रहा है और आ रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है, इसके बेसिस पर हम लोग उसका स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग एक रेडिएशन एमिट करते हैं, वो रेडिएशन कार से टकरा के वापस आती है, तो वही स्पीड कैलकुलेशन है स्पीड गन का। अरे आप लोग क्रिकेट विकेट देखते हो ना, तो आपने देखा होगा जैसे ही बॉलर भाई साहब ऊपर से बॉल ऐसे छोड़ता है, द मोमेंट इट लीव्स द बॉल, तुरंत के तुरंत आपके टीवी स्क्रीन पर आता है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने फेंक दिया बॉल। कैसे पता चल गया भैया, इतना इंस्टेंटली कैसे पता चल गया, ये पता चल गया यही स्पीड गन, वहां पर भी इसी का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हमारे स्पीड टेस्ट, कार के स्पीड टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो वही आपका ये पूरा सिस्टम समझाता है, नथिंग ग्रेट, मतलब कुछ बड़ा नहीं है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो पश्मीना सर्टिफिकेट और नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग फैसिलिटी से रिलेटेड है। ये 2 अलग अलग आर्टिकल हैं, कंफ्यूज मत होना, ये 2 अलग अलग आर्टिकल हैं। एक्चुअल में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं वो अभी हाल फिलहाल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून गए थे और उन्होंने दोनों चीजों का इनागोरेशन किया। एक तो पश्मीना सर्टिफिकेट, एडवांस फैसिलिटी इसके लिए है पश्मीना सर्टिफिकेट। आप सबको पता है कि पश्मीना जो है
वो अपने आप में बहुत ही यूनिक पश्मीना गोट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पश्मीना गोट से हम लोग अलग प्रकार का वूल निकालते हैं और उससे बड़ा ही ऑथेंटिक शॉल या फिर कोई भी वुलन मटेरियल्स, क्लोथिंग्स वगैरह बनते हैं। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक नई फैसिलिटी WII के अंदर में ली गई है, जो कि आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे SEM जैसे टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इसका एक इनॉग्रेशन हुआ है और दूसरा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग। तो कुछ है नहीं इसमें, DNA सीक्वेंसिंग आप सबको पता है कि अब एक ऐसा फीचर हमारे सामने आ चुका है WII वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर में, कि आप उसको एक ही टाइम पर मिलियंस ऑफ सेट ऑफ DNA को स्कैन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि कोई भी स्पेशीज का पता लगा पाना, जैसे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चलो आपके लिए चौथा होमवर्क आज का मिल जा रहा है। आपको एक टर्म का मतलब समझाना है मुझे, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये DNA बार कोडिंग क्या होता है, DNA बार कोडिंग, है ना। तो आप इसको जैसे ही समझोगे DNA बार कोडिंग को, आप तुरंत ही समझ जाओगे कि अच्छा ये DNA सीक्वेंसिंग की मदद से DNA बार कोडिंग ही एक्चुअल में कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर ये किसी भी फेमस पॉपुलेशन को, किसी की डेथ हुई है तो ये कौन से स्पेशी की डेथ हुई है, मतलब ये किस से बिलोंग करता है, उनके जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उनको कौन कौन से डिसीजेस ग्रसित हो रहे हैं, इन सब के बारे में वाइल्ड लाइफ नेचर में पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा इस नए फैसिलिटीज़ के खुलने के बाद में। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। तो ये भी आर्टिकल अपना इंपॉर्टेंट था। अगला आर्टिकल हमारा अटल इनोवेशन मिशन 2.0 है। अटल इनोवेशन 2.0 क्या है? नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव 2016 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग बोलते थे अटल इनोवेशन मिशन। तो इसी के अंतर्गत आप लोगों ने अटल टिंकरिंग लैब और ये सारी चीजें भी सुनी होगी। तो इसका बेसिक गोल क्या था यार? बेसिक गोल ये था कि देखो हम लोग को सोसाइटी में और इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाना है, लेकिन इसके लिए हम लोग ना कुछ इनोवेटिव इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। ये इनोवेटिव इकोसिस्टम काफ़ी लोगों को हम लोग साथ में लेके करेंगे, काफ़ी एफिशिएंट बनाएंगे, इंक्लूसिव बनाएंगे, इम्पैक्टफुल बनाएंगे, और इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया था। यहां पर यह भी बात हो रही थी, इस बार के ओवरऑल अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंदर में क्या किया गया है, उनको 2028 तक का, 31 मार्च 2028 तक के आसपास में लगभग 2750 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। उसमें बोला गया है कि देखो आपके लिए ना, इस कंट्री के लिए हर एक चीज जो है वो उनके रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके आओ जिससे कि जो भी हमारे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उन सब में सारी की सारी चीजें मिले। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। सबसे पहले तो ये फ्रंटियर प्रोग्राम इनका है कि इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाओ और ट्रेंड प्रोफेशनल्स को ऐसा ट्रेन करो कि वो ऐसा इकोसिस्टम फर्दर फ्यूचर में भी क्रिएट करते जाएं। और फाइनली आप ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल डेवलप करो, डीप टेक रिएक्टर बनाओ, स्टेट इनोवेशन मिशन जो है वो क्या है कि स्टेट्स को भी असिस्ट करो कि भैया तुम भी कुछ करो, ग्लोबल पार्टनरशिप में तुम भी पार्टिसिपेट करो। इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर के तौर पर आप भी जो भी इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स हैं उनमें कोलैबोरेशंस दिखाओ, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन दिखाओ। अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड ASIL, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के स्टार्टअप पार्टनरशिप को दिखाओ, तुम यहाँ पर ASIL बोल रहे हैं उनको। ये वही था कि MSME, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, स्कूल और इंडस्ट्रीज में आप बोल सकते हो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लाया गया था 2016 में। नीति आयोग ही इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और इस बार भी वही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका 2.0 वर्जन जो है वो 2028 तक चलेगा। तो इतना ही था आपके पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस पूरे आज के वीडियो में। आई होप कि आपको एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है, मतलब आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिसंबर के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो आई थिंक आपको अगर ये लेक्चर बढ़िया लग रहा है, साइंस टेक की सारी बातें समझ में आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यार एक बार लिखना जरूर से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर अब आसान लगता है ना। तो उससे थोड़ा सा मेरे को भी बढ़िया फील होता है कि चलो आप लोग तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो ईजी भाषा में पहुंच गई है बात। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।